के बाद हम यही देखते हैं कि उसके दोनों बच्चे उससे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि वह उन्हें बहुत ज्यादा डरा कर रखती है। अब उन दोनों बच्चों का नाम होता है जॉनी और लिली। यह दोनों अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उनकी स्टेप मॉम मदर उन्हें डराने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। जॉनी कहता भी है जून से कि प्लीज मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो, अगर तुम करोगी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जून तरह तरह के मुंह बनाकर उसे देखती है। तभी उसके सामने उसका सिस्टम आ जाता है और वह उसको कुछ टास्क देकर जाता है। वह उसे बोलता है कि तुम्हें लोगों को डरा कर रखना है और फिर वह सिस्टम जॉनी और लिली की पूरी कहानी जून को सुनाकर जाता है कि यह दोनों बच्चे किसके हैं और इनका क्या पास्ट रहा है। इसके बाद जून तो अपने सिस्टम से बात करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि अब तो वह बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगी क्योंकि यह तो बहुत ही ज्यादा आसान काम है। और फिर उसका सिस्टम जून को यह भी कहकर जाता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत होगी तो तुम मुझे बुला सकती हो और मैं 3 बार तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। सिस्टम कुछ वार्निंग्स भी जून को देकर जाता है, लेकिन जून उसे वार्निंग को सीरियसली नहीं लेती। वह उन बच्चों की तरफ देखती है और बस यही सोचती है कि इनके साथ खेलना तो बहुत ज्यादा आसान चीज है। अब इसके बाद हम देखते हैं जून जॉनी और लिली को काम पर लगा देती है, वाटरमेलन लाने के लिए कहती है। तब हम जॉनी को देखते हैं जो कि डरते डरते वाटरमेलन जून को लाकर दे देता है, लेकिन जून वाटरमेलन को उसके हाथ से लेकर फेंक देती है और फिर अपने मन में सोचने लग जाती है कि तुम लोगों का बुरा समय तो अभी शुरू ही हुआ है, इतनी जल्दी तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो। लेकिन फिर वह जॉनी से कहती है कि मुझे एक नया वाटरमेलन चाहिए और वह भी एक नहीं 2-2। इसके बाद ये दोनों बच्चों के सर पर वह वाटरमेलन रख देती है और फिर टेस्ट करना शुरू कर देती है। उसे यह वाटरमेलन्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर इन्हें परेशान करने के लिए वह इनसे खाने का पूछती है। ये दोनों हाँ बोलते हैं तो ये दोनों के मुंह से निकाला छीन लेती है और फिर जॉनी को यह भी कहती है कि तुम मुझे मॉम बुलाओ। जिस पर जॉनी कहता है कि इस जन्म में तो कभी भी मैं तुम्हें अपनी मॉम नहीं बुलाऊंगा, तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरी बहन को बहुत ज्यादा तंग किया है और मुझे तुम्हारा यह वाटरमेलन भी नहीं खाना है क्योंकि मेरे पास खुद के खाने के लिए बहुत सारे स्नैक्स ऑलरेडी पड़े हैं। ये सुनने के बाद तो जून हाउसकीपर से कहती है कि इनके रूम में जितने भी स्नैक्स पड़े हैं सब उठाकर मेरे रूम में लेकर आओ क्योंकि इन्हें लोग अब से हेल्थी डाइट फॉलो करनी होगी। इसके बाद इनके सामने से सारे स्नैक्स को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद गुस्सा होकर जॉनी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे ज्यादा तंग करोगी तो मुझे जो पॉकेट मनी आता है उस पॉकेट मनी से मैं तुम्हें खरीद लूंगा। जिस पर जून सुन लेती है पॉकेट मनी और फिर उसे तो मौका मिल जाता है इन्हें लोगों को दोबारा से तंग करने का कि अब तुम लोगों को मुझे पॉकेट मनी भी देनी होगी और उसी पॉकेट मनी से तुम मुझे परेशान करोगे तो ये तो नहीं होने वाला। इसके बाद ये दोनों बच्चे जून को गंदी स्टेप मदर कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं, जिस पर हम देखते हैं जून उन लोगों को डांटने लग जाती है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा कहकर दिखाओ फिर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। जिस पर ये दोनों बच्चे डरने के अलावा रोकर वहां से भाग जाते हैं। अब हमारी जून मन में खुश हो जाती है कि इन्हें दोनों को तो संभालना बहुत ही ज्यादा आसान है और फिर कुछ ही दिन में वह यहाँ पर आएगा और इसका बाप मुझे घर से निकाल देगा। फिर इसके सारे पैसे लेकर मैं मालदीव्स घूमूंगी। हमारी हीरोइन का तो ये बहुत अच्छा प्लान बन चुका था और वह अपने मन में ही नहीं प्लान को जी भी रही थी और सोच सोच कर खुद को खुश भी कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहां पर हमारी हीरोइन मस्त तैयार होकर सब बात ले रही थी और यह दोनों बच्चे अपना अपना फोन चला रहे थे। इसके बाद जॉनी अपने फोन में देखता है कि उसने गलती से पापा को 18 मिस्ड कॉल कर दिया, लेकिन उसके पापा उसके फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो लिली पूछती है कि डैड को कुछ हो तो नहीं गया, क्या वह हमसे दूर तो नहीं भागना चाहते हैं या वह हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। जिस पर जॉनी कहता है कि वह बिजी होंगे इसीलिए हमारा फोन नहीं उठा रहे होंगे और अगर उन्हें पता चलेगा कि यह औरत हमारे साथ क्या कर रही है तो वह जरूर इसे घर के बाहर भगा देंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में गहरी डिस्कशन चलती है कि आखिर अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो डैड के सामने इसकी असलियत आ जाए। तब यह दोबारा फोन लगाता है अपने डैड को और इधर हमारी हीरोइन इनकी बातें सुन रही थी और अपने मन में यही सोच रही थी कि इन्हें लोगों को तो डांट सुनाने के लिए मुझे मौका भी नहीं ढूंढना पड़ रहा है, यह तो मुझे खुद ही मौका लाकर दे रहे हैं। फिर वह उठती है, इन्हें दोनों के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जॉनी डर के मारे अपना फोन छोड़ देता है और फिर उन लोगों को सुनाने लग जाती है और यही कहती है कि तुम लोग तो सिर्फ एक बिजनेस मैरिज करने के लिए पैदा हुए हो, असलियत तो यह है कि तुम्हारा बाप कहीं और मुंह मार रहा है।
लेकिन यह सब सिर्फ अपने मन में कह दिया क्योंकि वह बच्चों को ज्यादा भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसके बाद जॉनी गुस्से में आ जाता है। वह अपना फोन उठाकर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे जैसी औरत को नहीं चाहता मेरे आसपास भी भटके, इसीलिए तुम तो मुझसे दूर ही रहो। और यह कहकर वह दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। हमारी जून अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बैठकर मस्त सनबाथ ले रही होती है और अपने मन में सिर्फ यही सोचती है कि इनको हैंडल करना कितना ज्यादा आसान है। अब इसके बाद जॉनी भाग भाग के आता है, अर्जुन के कानों में खड़े होकर कहने लग जाता है कि तुम्हारे अच्छे दिन तो बहुत जल्दी जाने वाले हैं, कि तुम क्या कह रहे हो। जिस पर जॉनी कहता है, मेरे दादाजी तुम्हारे लिए एक आदमी भेज रहे हैं जो कि तुम्हें सलीके से इस घर में रखेगा, और अगर तुम नहीं रही तो तुम्हें घर के बाहर भी फेंक दिया जाएगा। इसके बाद जून तो सोच में पड़ जाती है कि उसका टास्क तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसका पति आया ही नहीं है। वह जब घर से निकालेगा तब उसका टास्क कंप्लीट होगा। इसके बाद वहां पर एक नौकरानी आ जाती है और वह जून से कहती है कि आपसे मिलने के लिए दादाजी ने इस आदमी को भेजा है, वह अभी लिविंग हॉल में बैठा है। जून उसके सामने जाती है। वह तो लॉयर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि आखिर उसने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी जो दादाजी ने एक लॉयर को ही मुझे इस घर से निकालने के लिए भेज दिया। मैं तो वैसे भी चली जाती। इसके बाद जून तो बहुत ज्यादा डर जाती है, सब सोच रही होती है, लेकिन सामने से वह हाथ मिला लेता है और फिर जॉनी उसे लॉयर के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि औरत बहुत ज्यादा गंदी है, मुझे पता है कि तुम इसी को यहाँ से ले जाने के लिए आए हो। जिस पर लॉयर समझता है कि ये बच्चे तो पागल हो गए हैं। फिर वह जून को गिफ्ट दे देता है जो कि दादाजी ने उसके लिए भिजवाए थे, और वह गिफ्ट होती है एक ब्लैक कार्ड। हमारी हीरोइन तो डर रही होती है, लेकिन उसके साथ जो होता है वह बहुत ही ज्यादा कमाल होता है। अब इसके बाद जून को बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी दी जाती हैं और बहुत सारी चीजें भी दी जाती हैं। जॉनी और लिली बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर जून को यह सब क्यों दिया जा रहा है, जबकि जून तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है। तभी उसका सिस्टम उसे वार्निंग भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि सिस्टम को लग रहा था कि जून स्टेप मदर वाला रोल छोड़ चुकी है। जून उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर समझाना शुरू कर देती है। वह कर देती है कि उसने ये रोल नहीं छोड़ा है, वह तो इन लोगों से पैसे अपने प्लान के अनुसार ही ले रही है ताकि वह एक क्रूल स्टेप मदर की तरह दिखे। अब यह सारी चीजें जैसे ही सिस्टम को समझाई जाती हैं, तब वह भी वार्निंग साइंस देना बंद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों बच्चों को, जो कि लॉयर के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं और जो उनके लिए सलाद लेकर आ जाती है खाने में। जॉनी जून को मारना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि मेरे दादाजी ने तो मुझे इतना सारा पैसा दिया है और तुम मेरी बहन को परेशान कर रही हो। तुमने उनको भी खरीद लिया है कि आज से तुम लोग खाना सिर्फ कंपटीशन करने के बाद ही खाओगे। जो भी इस वेजिटेबल सैलेड को पहले खत्म करेगा उसे बोनस में चिकन मिलेगा। फटाफट से खाना शुरू कर देते हैं और हमारी जो खुश हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी स्टेप मदर बन रही थी। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहां पर हमारी जून मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही थी और तभी उसको फोन पर कॉल आता है स्कूल से लिली के लिए, जो कि पियानो सीख रही थी और उसको स्कूल बुलाया जा रहा था। लेकिन पहले तो हमारी जून सोचती है कि स्कूल जाया जाए या नहीं, क्योंकि उसे एक क्रूल स्टेप मदर बनना था। जिसके बाद बहुत ज्यादा सोचने के बाद फाइनली जून डिसाइड करती है कि उसको तो असलियत पता चलनी चाहिए कि आखिर उसे समय पर स्कूल जाना भी चाहिए या नहीं। जिसके बाद वह एक फ्यूचर देखती है जहां पर हमारी लिली बड़ी हो गई थी और उसे सबसे बड़ा वायोलिन आर्टिस्ट बनना था। इसलिए जून जैसी फ्यूचर देखती है वह स्कूल के लिए भागना शुरू कर देती है। वह चाहती है सबसे जल्दी स्कूल पहुंच जाना, तो वह अपने स्टाफ से कहती है कि जब मैं आऊं तब दूसरा हाथ कर लेना, अभी छोड़ दो, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल में लिली को बहुत ही ज्यादा परेशान किया जा रहा था पियानो बजाने के नाम पर। वह बहुत ज्यादा रो रही थी और उसकी टीचर उसे हाथों में मार रही थी क्योंकि वह अच्छे से पियानो नहीं बजा रही थी। तभी वहां पर एंट्री हो जाती है हमारी जून की और वह टीचर को सुनाना शुरू कर देती है गुस्से से। साथ ही वह कहने लग जाती है कि तुम मेरा पैसा लेती हो और तुम मेरे बच्चे को परेशान करती हो, यह कितनी ज्यादा गलत बात है। तभी पियानो टीचर जून से भी बहस करना शुरू कर देती है कि अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर लिली के डैड का जिसके साथ चक्कर चल रहा था, वह औरत भी पियानो बहुत अच्छा बजाती थी, लेकिन लिली के डैड उसको बहुत ज्यादा मिस करते थे। इसीलिए वह लिली से चाहते थे कि वह पियानो बजाए। और फिर वह औरत लिली को इतना ज्यादा मारती थी और इतना ज्यादा टॉर्चर करती थी कि लिली रोते रोते पियानो बजाती थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी।
अब इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमारी हीरोइन लिली को बहुत ज्यादा डांट रही थी और फिर उसको कहने लग जाती है कि मैं तो तुम लोगों की ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम लोग सिर्फ पेरेंट्स पर एंग्जाइटी बनाना चाहते हो और फिर उनसे बहुत ही ज्यादा पैसा लेना चाहते हो ताकि हम लोग तुम्हें एक्स्ट्रा फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और मुझे जितना भी इस स्कूल में पैसा लगाया है उन सबका रिफंड चाहिए। और फिर उन लोगों को हिसाब बताना शुरू कर देती है कि मेरे हस्बैंड ने स्कूल में कितना काम किया है तो उस हिसाब से मेरा कितना बनता है। तो वह बन रहा था लगभग 1.235 मिलियन। इसके बाद जून उस टीचर से कहती है कि अब आपको ये सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे, जिस पर टीचर जून को कहने लग जाती है कि तुम कितनी रूड हो, जिस पर जून उस टीचर की बेइज्जती करना नहीं बंद करती और फिर तो वह टीचर जून को ही ऑफर देना शुरू कर देती है कि मैं तुम्हें काम करने का मौका देती हूँ मेरे साथ, तुम्हें पर सेशन का 7,500 दिया जाएगा, तुम क्या मेरे साथ काम करोगी? जिस पर जून उसको साफ साफ मना कर देती और यह भी कहती है कि मैं दूसरों के लिए कभी भी काम नहीं करूंगी और फिर अपना स्कैनर खोलकर उसके मुंह पर मार देती है, यह कहने के लिए कि फटाफट से मेरा पेमेंट करो। जिस पर उस टीचर को जून का पेमेंट करना पड़ा। पेमेंट करने के बाद वह टीचर जून से कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा बेकार पियानो बजाती है और उसको इस जन्म में तो कोई भी टीचर नहीं सिखाएगी मेरे अलावा। तभी हम देखते हैं वहां पर जून के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उस टीचर को जाने नहीं देते। वह टीचर दोबारा जून के पास घूम कर आती और कहने लग जाती है कि इस सोसाइटी में लॉ नाम की एक चीज है, तुम्हें मैं जेल भिजवा सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो। जिस पर जून उस टीचर को बिल्कुल नहीं छोड़ती और फिर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है उसकी ही सीसीटीवी फुटेज दिखाकर। उसमें कैसे उस टीचर ने लिली को परेशान किया था वह देखने के बाद तो वह टीचर जून को क्या ही करती। उसके पहले ही जो उससे कहने लग जाती है कि सिर्फ एक फुटेज से मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे कदमों पर चलो। तभी उठाती है और कहने लग जाती है कि मेरे बच्चों को सिर्फ मैं तंग कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक बुरी स्टेप मदर हूँ, लेकिन मैं उसको सोसाइटी को परेशान करने नहीं दूंगी। और यह सब कहकर वह उस टीचर को बहुत ही ज्यादा सुनाती है, इतना ज्यादा सुनाती है कि उस टीचर के कानों से खून आने भी लग गया होगा, लेकिन हमें ये ड्रामा में नहीं दिखाया जाता। इसके बाद वह टीचर जून से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जिस पर जून कहती है इस तरफ से मैं भी कोर्ट में जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारी सारी सच्चाई को उनके सामने रख दूंगी, तब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे साथ कौन देगा और फिर तुम्हारी इस क्लास में कौन पियानो सिखाने आएगा। अब यह सब कहकर वह टीचर को जमीन पर पटक देती है और उसको बहुत ही बुरा भला कहती है, जितना कि वह टीचर सुनना भी डिजर्व नहीं करती थी। इसके बाद हम देखते हैं जो उससे सिर्फ यही कहती है कि आज के बाद तुमने अगर किसी भी बच्चे के साथ यह किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद वह टीचर तो लिली के पैर पड़ना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि प्लीज अपनी मम्मी से बोलो मेरे साथ ऐसा मत करें। जिस पर लिली कहने लग जाती है अपनी मॉम से कि इसके साथ तो आपको और भी बुरा करना चाहिए। अब हम देखते हैं ये दोनों अपना हाथ पकड़कर मैट लुढ़कते लुढ़कते आ जाती है नीचे, जहां पर हमारी हीरोइन पर उसका सिस्टम अटैक कर देता है क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद पहले तो वार्निंग साइंस आते हैं और क्योंकि लिली अपनी मॉम की कुछ ज्यादा ही तारीफें करना शुरू कर देती है तो यह वार्निंग साइंस बंद नहीं होते। अब हमारी हीरोइन जैसे ही सिस्टम के पास उससे बात करने के लिए चली जाती है तो उसे जोरदार झटका लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने इस कैरेक्टर का अपमान किया था। वह सिस्टम को समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन वह नहीं समझता। लिली जैसी उसके पास जाती है तो वह उसे पर धक्का दे देती है और लिली दूर से ही अपनी मॉम से पूछना शुरू कर देती है कि क्या आपको क्या हो गया। जिस पर इधर हमारी हीरोइन उस सिस्टम से लड़ रही होती है और तभी उसका सिस्टम उसे आकर बताता है कि तुम्हें बिजली के झटके बस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुमने इस किरदार की इज्जत नहीं की है। जिस पर जून लोगों को समझाना शुरू कर देती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। तो सिस्टम फाइनली समझ जाता है और झटके आना बंद हो जाते हैं। जून इस चीज का यही एक्सप्लेनेशन देती है कि अमीर लोगों को अपने पैसों का रौब दिखाना चाहिए और लिली मुझसे बस यही सीखेगी कि कैसे दूसरों को अपने पैसे से दबाकर रखना है। सिस्टम जब यह बातें सुनता है तो खुद हमारी हीरोइन से माफी मांगना शुरू कर देता और कहने लग जाता है कि सॉरी, हमने तुम्हें गलत समझा। इसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन को बेहोश हो जाती है। लिली उसके पास जाती है और कहने लग जाती है कि मॉम क्या आप पागल हो गईं? आप हमसे किससे बात कर रही थी?
जिस पर वह लिली को अपने से दूर उठा देती है और कहना शुरू कर देती है कि आज के बाद अगर तुमने मुझसे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खाने में जबरदस्ती अंडे और बीफ खिलाऊंगी, जो कि तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब ये सब सुनाने के बाद तो लिली दोबारा अपनी मॉम को कहने लग जाती है कि तुम बहुत ही बेकार मॉम हो। अब इसके बाद हम देखते हैं जून लिली से कहती है कि कल से तुम सेलो सीखना शुरू करोगी। लिली कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, जिस पर जून कहती है जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है तुम उसी को सीखोगे, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। जिस पर लिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन जून अपने मन में बस यही सोच रही थी कि वह इस किरदार को कैसे अच्छे तरीके से निभा पाई। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर यह दोनों घर पर आ जाते हैं और फिर यह दोनों बच्चे मिलकर दोबारा जून को परेशान करने लग जाते हैं। जोनी जैसे ही जून को देखता है वह उसको मारना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो क्योंकि तुमने मेरी बहन को परेशान किया है। जिस पर लिली अपने भाई को रोक देती और कहने लग जाती है कि माम के पास कोई भी पैसा नहीं है और उन्होंने आज मुझे बचाया है। इसके बाद जॉनी कहने लग जाता है कि तुम उसकी साइड से कैसे बोल रही हो, जिस पर जून कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो और कल से तुम दोनों को सेलो क्लास जाना है। अब इसके बाद ये दोनों शुरू कर देते हैं हमारी हीरोइन का कंधा दबाना और जॉनी कुछ ज्यादा ही तेज तेज दबाना शुरू कर देता है, जिससे हमें यह समझ आ रहा था कि वह अपना गुस्सा भी निकाल रहा था। तभी लिली पूछना शुरू कर देती है कि आप हमें सेलो क्लास क्यों भेज रही हैं, पियानो क्लास क्यों नहीं। जिस पर इधर से जॉनी कुछ ज्यादा ही तेज तेज दबाने लग जाता है और फिर जून अपने आप को अच्छा समझना शुरू कर देती है क्योंकि वह अपनी रिपोर्ट के कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच रही थी। जॉनी की इन हरकतों की वजह से इधर जॉनी अपने दिमाग में बस यही सोच रहा था कि उसकी मॉम उसके पापा के सारे पैसे लेकर भागना चाहती है, इसीलिए वह और तेज तेज जून को मारना शुरू कर देता है। जिस पर जून उसके हाथों को रोकती है और कहने लग जाती है कि तुम जब जाओगे ना सेलो सीखने तभी तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो कि मारना बिल्कुल नहीं रोकता और इधर से जून अपने मन में सोचती है कि अब तो मैं इसे मार्शल आर्ट क्लास में भेजूंगी, जिससे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही मेरा रिवॉर्ड भी मुझे जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इससे तो यह सब और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगले ही दिन जून एक मार्शल आर्ट टीचर को बुलाकर ले आती है जो कि इन दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट सिखा रहा था। वह उस टीचर से कहती है कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर इन लोगों को सिखाना होगा क्योंकि यह बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश हैं। जॉनी वहीं पर खड़ा होता है और वह उस टीचर को देखकर अपनी मॉम की तरफ देखता और कहने लग जाता है कि तुम बस मेरे पापा का टेंशन चाहती हो ताकि वह फटाफट से यहाँ पर आएं और तुम्हें घर से लात मारकर निकाल दें। जिसके बाद जून जॉनी की तरफ देखती है और कहना शुरू कर देती है कि अगर तुमने मुझे इस तरीके से दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी आंखों को नोचकर बाहर फेंक दूंगी। और फिर वह मार्शल आर्ट टीचर से कहती है कि इसको शाम तक नॉनस्टॉप प्रैक्टिस करवाओ। और फिर हम इधर जॉनी को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। अब इधर हम देखते हैं जून को जो कि अपने सूटकेस में बहुत सारा सामान भर रही थी, जो कि ज्वेलरी और बहुत सारे सोने के बिस्किट्स थे। लिली वहां पर आती है और उसको देखते ही जून सूटकेस को बंद कर लेती है और फिर जून लिली से कहती है कि तुम भी जाकर सीखो तो मुझे भी मजा आएगा। अब यहाँ पर जॉनी के डैड का कॉल आया था तो जॉनी जून की तरफ देखकर कहता है कि अब तो मैं अपने डैड को सारी चीजें बता दूंगा कि कैसे तुम मुझे परेशान करती थी। जिसके बाद जॉनी के डैड फोन पर होते हैं और जून उन दोनों बच्चों को दोबारा छेड़ देती है जो कि जॉनी के डैड सुन लेते हैं और फिर वह जून को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। अब इसी के साथ हमारी जून को रिवॉर्ड मिल जाता है और फिर वह मालदीव के लिए निकल जाती है। लेकिन इधर हम देखते हैं इन दोनों बच्चों को वह मार्शल आर्ट टीचर बहुत ज्यादा परेशान करता है। जॉनी का तो गला ही दबा रहा था और जैसे ही लिली उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी वह लिली को भी दूर हटा देता है। जून जैसे ही इन दोनों को देखती है उसे तो अपने मन में बस यही चल रहा था कि क्या वह इन दोनों की मदद करे या वह अपने ट्रिप पर चली जाए। जिसके बाद वह जॉनी को इस हालत में नहीं देख पा रही थी, ना ही लिली को भी, क्योंकि अगर आज यह दोनों बच्चे स्टैंड नहीं ले पाए तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। अब यह सोचकर ही जून तुरंत भाग पड़ती है इन दोनों बच्चों की तरफ इनको बचाने के लिए और फिर वह मार्शल आर्ट टीचर के दोनों पैरों के बीच में एक जोरदार लात मारती है जिससे वह बेहोश हो जाता है और फिर यह दोनों बच्चे हमारी जून से जाकर चिपक जाते हैं और कहने लग जाते हैं, मॉम आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जो आपने ऐसा किया। अब हम देखते हैं यह तीनों एक रूम में थे जहां पर लिली अपने डैड से बात कर रही थी और वह अपने डैड को सारी किस्से कहानियां बता देती है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ।
जिसके बाद उसके डैड भी यहाँ पर फटाफट से आ जाएंगे और हमारी हीरोइन का रिवॉर्ड भी उसे जल्दी मिल जाएगा। फोन रखते ही जून पूछना शुरू कर देती है कि तुमने डैड को क्या क्या बताया, तो लिली उसे सारी बातें बता देती है कि डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं, वह कभी भी आ सकते हैं। जिसके बाद आपकी अच्छाई जैसे ही मैंने की, उन्होंने आने से मना कर दिया। अब हम लोग तो खुश हैं कि हम लोग एक साथ रहेंगे। हम देखते हैं तभी वहां पर लिली के डैड जून के लिए बहुत सारी ज्वेलरी भेज देते हैं गिफ्ट में, जिसे तो जून बहुत ही अच्छे से रख लेती है और अपने मन में बस यही सोचती है कि अब तो उसके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जॉनी यह सब देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वह अपने मन में बस यही सोच रहा था कि मेरी मॉम ने तो इतने अच्छे कुछ काम भी नहीं किए जो मेरे डैड उसे इतनी अच्छी अच्छी और महंगी महंगी गिफ्ट दे रहे हैं। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहां पर जॉनी भागते भागते अपने स्कूल की तरफ जा रहा था और वहीं पर जून आ जाती है, जिसको देखकर जॉनी पूछना शुरू कर देता है कि दूसरों के पास गाड़ी है स्कूल आने के लिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। ये कितनी ज्यादा गलत बात है। जिस पर जून उसे बताती है कि हाँ, दूसरे ज्यादा रिच हैं, लेकिन तुम नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं है। फटाफट से स्कूल जाने पर ध्यान दो। जिसके बाद जून उसे जबरदस्ती अपने दोस्तों के सामने तो भेज देती है, लेकिन उन बच्चों की भीड़ में खड़ा एक सबसे बड़ा बच्चा होता है जो कि चिंटू होता है। अब जून उस बच्चे को देखकर पहचान जाती है कि यह आखिर बच्चा कौन हो सकता है, तो फिर अपने दिमाग में वह सारी चीजें सोच लेती है कि यह किसका बच्चा हो सकता है। इसकी मम्मी का फोर्स मैरिज हुआ था, वह भी बिजनेस मैरिज, जिससे कि इन दोनों का बच्चा हुआ और फिर वह बच्चे को लेकर भाग गई। ये दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब एक दूसरे से अलग हैं और जून बहुत ही ज्यादा अपने मन में खुश हो जाती है। जिसके बाद वह जॉनी को छोड़कर घर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चिंटू की जॉनी से लड़ाई होने वाली होती है, क्योंकि वह जॉनी को कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहना शुरू कर देता है। यह भी कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम यहाँ पर आखिर कैसे पढ़ोगे। सारे मिलकर जॉनी को तंग और परेशान करना शुरू कर देते हैं और जून जॉनी के पीछे खड़ी होकर यह सारी चीजें देख रही थी। एक मोमेंट पर जब हमारी जून से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह पहुंच जाती है जॉनी के पास और फिर उसका स्टैंड लेकर इन बच्चों को डांटने लग जाती है। वह सीधा जाकर जॉनी से यही कहती है कि तुम्हें जिसने परेशान किया है, तुम उसको फटाफट से मारो। जिस पर हमारा जॉनी एक जोरदार घूंसा देता है और फिर चिंटू को जमीन पर फैला देता है। वह बैठे बैठे रोने लग जाता है। वहां पर चिंटू की मॉम आ जाती है, जो कि उसे उठाती और कहने लग जाती है कि तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, तुमने एक बच्चे को मारना सिखाया, यह तो कितनी गलत बात है। जिस पर हमारी जून मन में सोचने लग जाती है कि हाँ, मैं तो सिर्फ उन लोगों का देखभाल कर रही हूँ, तुम तो सही कह रही हो। अब इधर हम अपने जॉनी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था। इधर वह औरत सामने से कुछ ज्यादा ही जून को गालियां दे रही थी। तब हमारी जून का मुंह बंद नहीं होता है। वह कहना शुरू कर देती है कि सबसे पहले तो मैं इस फैमिली से नहीं हूँ और जॉनी मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, मैं इसकी स्टेप मदर हूँ। और दूसरी बात, इतने बड़े किंडरगार्टन में इतना बड़ा जो तुमने कैमरा लगा रखा है, उसको कभी खोलकर देख भी लिया करो। पहले गलती की है। अब वह औरत तो अपनी गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। जून उसे धक्का दे देती है और सबसे पूछना लग जाती है कि अगर तुम लोग सच नहीं बताओगे तो तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा, और आज के बाद अगर किसी ने भी जॉनी को परेशान करने की सोची भी, तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद सारे बच्चे जून से डरना शुरू कर देते हैं और जॉनी से भी। और जैसे ही जून चिंटू की तरफ देखती है, वह कुछ ज्यादा ही लड़ने के मूड में था, तो वह उसे भी मारकर दोबारा रुला देती है। अब हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे जॉनी से कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से पेश आने लग जाते हैं और सारे बच्चे मिलकर जॉनी को स्नैक्स दे रहे होते हैं। लेकिन हमारा जॉनी वह सब नहीं लेता, क्योंकि वह अपने मन में बस यही सोच रहा था कि मेरी मॉम ने मुझे स्नैक्स खाने से मना किया है, अगर मैं ले लूंगा तो यह सारा मेरे हाथों से छीन कर खा लेगी। अब जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रास्ते पर चलते चलते जॉनी जून को चिढ़ा रहा था, लेकिन जून उसे चिढ़ाकर आगे चली जाती है और कुछ भी नहीं सोचती। तभी जॉनी अपने मन में सोचता है कि यह औरत तो मुझसे भी ज्यादा बुरी है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भी बुरी नहीं है कि मैसेज नहीं पा जाऊं। अब हम देखते हैं रात में डिनर का सीन, जहां पर जॉनी, लिली और जून बैठकर डिनर कर रहे थे। सामने इनके बहुत ही अच्छे अच्छे डिनर पेश होते हैं और जैसे ही सारे वर्कर्स वहां से चले जाते हैं, जून इन दोनों बच्चों को बताती है कि तुम्हारे डैड को जब पता चला कि तुम्हें स्कूल में परेशान किया जा रहा था और मैंने तुम्हें बताया था, तो उन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं और अब तो मैं मालदीव आराम से जा सकती हूँ।
मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, इसलिए इतना अच्छा रोल निभाकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी जीवन को शांति मिल रही है। अब हम देखते हैं इधर लिली को, जो कि खाना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आया है। तभी जून से कहने लग जाती है कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आया है, तुम्हें दिन का सलाद ही खाना पड़ेगा। जिसके बाद इन दोनों बच्चों का मुंह तो उतर जाता है, लेकिन जून इस मुंह को देखकर पिघलते पिघलते भी नहीं पिघलती, क्योंकि इसको तो ये रोल बहुत अच्छे से निभाना था, खुद को एक अच्छा वेकेशन देने के लिए। जिसके बाद अपने मन में बहुत कुछ सोचने के बाद दोबारा कठोर बनकर जून इन लोगों को जवाब देती है कि यह भी खाना है तो खाओ, अगर नहीं खाओगे तो तुम्हें खाना ही नहीं मिलेगा। जिसके बाद ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दूध पीना शुरू कर देते हैं और दोबारा वही सलाद खा लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि अच्छा तुम दोनों मेरे रूम में सो जाओ, क्योंकि मुझे तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनानी है। जिसको सुनाने के बाद तो ये दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर इन दोनों बच्चों को एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाई जाती है। जॉनी एक बार को सोने की कोशिश भी करता है, लेकिन हमारी लिली तो सो भी नहीं पाती, क्योंकि स्टार्टिंग ही उसकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इतनी भयंकर और डरावनी कहानी सुनाने के बाद लिली एक मोमेंट के बाद रोने लग जाती है और जॉनी भी खूब डर जाता है और हमारी हीरोइन का तो प्लान सक्सेसफुल ही होता चला जाता है और फिर हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बच्चे बहुत ही खुश होकर हमारी जून के पास आ जाते हैं और उसको और भी ज्यादा अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने के लिए फोर्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लिली को कल की कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था। इसीलिए हमारी जून तब सोचती है कि अरे मेरा तो प्लान फेल हो गया, मैंने डराने का सोचा था लेकिन ये तो उल्टा ही पड़ गया। जिसके बाद वह बुक में से और भी अच्छी अच्छी कहानियां खोजना शुरू कर देती है और उसे फाइनली एक बहुत ही अच्छी कहानी मिलती है, जो ये दोनों बच्चों को दोबारा सुनाना शुरू कर देती है। लेकिन लिली कह देती है कि आपने ये कहानी हमें पहले भी सुना रखी है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। जिसके बाद जून उनसे कहती है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जल्दी जल्दी जाकर खुद से सो जाओ। जिस पर लिली कहती है कि माम हम दोनों ने दूध भी पी लिया है और बर्तन भी धो लिए हैं और कल से मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर पोछा भी लगा देंगे, लेकिन प्लीज हमें आप एक अच्छा सा कहानी सुना दो। अब जिसके बाद जून बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि इन दोनों को संभालना इतना भी आसान काम नहीं है। तभी वह अपना फोन खोलती है और फिर इन लोगों को इतनी डरावनी कहानी सुना देती है कि ये पूरी रात सो नहीं पाते। अब अगले दिन सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बच्चे तैयार होकर आते हैं। इनके आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल होते हैं और ये दोनों स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं। जून की आंखों के नीचे थोड़ा थोड़ा मेकअप भी करती है, लेकिन ये डार्क सर्कल तो मिटने वाले थे भी नहीं और फाइनली ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इनके जाते ही जून अपने मन में बस यही सोचती है कि ये कैरेक्टर तो जून पर बहुत ही अच्छे से सूट कर रहा है, वह एक बहुत अच्छी स्टेप मदर बनी है और फिर वह बस यही चाहती थी कि कब जॉनी के पापा यहाँ पर आएं और उसे लात मारकर इस घर से बाहर फेंक दें। ये बच्चे तो स्कूल में होते हैं, इधर हमारी जून की ऐशियां घर में ही खत्म नहीं होती। वह बैठकर वाटरमेलन खाती है और व्हील्स चला रही होती है। तभी उसको उसके हस्बैंड का फोन आ जाता है, जो कि उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किंडरगार्टन से फोन होता है। अर्जुन को किंडरगार्टन में अर्जेंटली बुला लिया जाता है। जून भागते भागते जाती है किंडरगार्टन में और फिर दरवाजा खुलते ही एक जोरदार लात मारती है, जिससे कि उसकी चप्पल सीधे प्रिंसिपल के टेबल पर पहुंच जाती है। जून फटाफट से दौड़कर उस चप्पल को दोबारा अपने पैरों में पहन लेती है। अब वहां पर हम चिंटू और जॉनी को देखते हैं और हमें ये तो जरूर समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ था। जिस पर जून जैसे ही जॉनी से पूछती है कि क्या हुआ, तब जॉनी बताना शुरू कर देता है कि आपने जो कहानी बताया था उसमें तो वे दोनों बस इसीलिए मिल जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से गुस्सा भी थे और साथ में रोकर एक दूसरे को मना भी लेते। यही कहानी जब मैंने चिंटू को सुनाई तो वह मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जिसके बाद प्रिंसिपल जॉनी की बुराइयां करना शुरू कर देती हैं कि ये तो कभी भी टाइम पर नहीं आता और हर बच्चों को परेशान करता है। पता नहीं ये कौन सी कहानी है जो ये हर इंसान को सुनाना शुरू कर देता है। अब जिसके बाद हमें एक रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हमारी हीरोइन ने सर्च करके एक खतरनाक सी मूवी इन बच्चों को सुना देती है बना बना कर। अब जिसके बाद जॉनी को समझाना शुरू कर देती है कि तुम अचानक से कहानी सुनाने वाले नहीं बन सकते,
तुम एक बच्चे हो, इसके लिए तुम्हें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हारी गलती है, जिसमें जॉनी समझ जाता है। तो जून उसे बहुत ही अच्छा बच्चा कहती है। तभी चिंटू वहाँ पर आ जाता है और फिर जून से कहना शुरू कर देता है कि ये कहानी तो मुझे भी सुननी है, तो क्या आप मुझे सुनाओगे? मैं क्या आपके घर आना शुरू कर सकता हूँ? जिस पर जून उसे मना नहीं करती। अब हम देखते हैं इन तीनों बच्चों को जो कि रात में बैठकर जून के साथ कहानियां सुन रहे थे। और फिर चिंटू भी वहां पर होता है, जहां पर जॉनी और चिंटू के दोबारा से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जॉनी कहता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए। जिस पर चिंटू जाकर जून से चिपक जाता है और ये चीज जैसे ही जॉनी से नहीं देखी जाती, वह चिंटू के पैरों को पकड़कर उसे सीधे जमीन पर लेकर आ जाता है। जिस पर जून से रोकती है और फिर कहती है कि तुम बच्चे बदमाशी मत करो, वरना मैं किसी को कहानी नहीं सुनाऊंगी। अब इन बच्चों के बीच में बच्चों की तरह लड़ाई होने लग जाती है। तब बीच में चिंटू कह देता है कि मैंने तो इस कहानी सुनाने के पैसे दिए हैं, तो आप कहानी सुनाना शुरू करो और मैं सुनने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके पास जून कहती है, ये सारे बच्चे भी कहानी सुनाने तभी बैठते हैं जब वे घर का कुछ काम करते हैं, तो तुम भी जाओ, फटाफट से पोछा मार कर आओ, मैं तभी तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। जिस पर चिंटू सोचता समझता नहीं है और ये तीनों बच्चे मजदूरों की तरह पहुंच जाते हैं टेबल्स पोंछने, और फिर हमारी जून का हाथ पैर भी दबाना शुरू कर देते हैं और हमारी हीरोइन जो यहाँ पर भी आराम फरमाना शुरू कर देती है। जिसके बाद ये बच्चे बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। तो जून फाइनली इन लोगों को कहानी सुनाने के लिए मान जाती है। और फिर कल जॉनी के तो पापा आ ही रहे थे, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनके आने पर उनको सरप्राइज दिया जाएगा इस कहानी का रिहर्सल करके। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये तीनों बच्चे पता नहीं कौन सा भूत बनकर खड़े थे और इधर हमारी हीरोइन जो कि इन लोगों की भूतनी बनी हुई थी और ये लोग सब प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही जून जॉनी को कहती है चूहा बनने के लिए, फटाफट से चूहा बन जाता है। और फिर यहाँ पर इन लोगों का अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जॉनी के पापा की, जो कि इन तीनों बच्चों के इस हालत में देखते हैं तो उनके दिमाग की फ्यूज उड़ जाती है और चिंटू उनको देखता है तो वह वहाँ से भाग जाता है। और जून भी यहाँ पर अपने आप को छुपाना शुरू कर देती है, लेकिन वह छुपा नहीं पाती क्योंकि जॉनी का डैड आते ही कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बच्चों को सिखाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो उसे बिगाड़ने पर लगी हुई हो। जिसके बाद जैक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत जून से कहता है कि तुम तो मेरे घर से निकल जाओ, तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो। तभी जून का सिस्टम उसे कहता है कि तुमने तो वह कर लिया जो कि मैं तुमसे कहने के लिए कह रहा था। और तभी हमारी जून यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसे घर से भगाने के लिए अपने साथ 2 बैग का लगेज खींचती हुई ले जाती है। जैसे ही जैक जून के पास जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और अपने डैड से कहने लग जाती है कि मेरी मॉम को परेशान करना बंद करो। तभी जून का सिस्टम उसकी आंखों के आगे होता है और वह कहने लग जाता है कि सिचुएशन तुम्हारे लिए अनफेवरेबल है। वहाँ पर हम देखते हैं लिली और जॉनी दोनों होते हैं जो कि अपनी मॉम का ही साइड ले रहे थे और जॉनी तो अपने डैड के पास जाता है, उनको बख्तियार दे देता है और कहता है ब्लैक मैजिक करना शुरू करो और मम्मी के जैसे बन जाओ। जिस पर उसके डैड उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, दोनों बच्चों को साइड करते हैं और फिर जून को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुमने ये मेरे बच्चों के साथ क्या किया, ये तो सिर्फ फेरी टेल में रहना चाहते हैं। जिसके बाद जून कहती है ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वह जैसे ही दोनों लगेज को लेकर जा रही होती है कि तभी सामने जूलिया आ जाती है और वह जून को रोक लेती है, ये कहकर कि तुम इन बैग में क्या लेकर जा रही हो। जिस पर जून कहती है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने पीने की चीजें हैं जो कि मुझे ही काम आएंगी। तभी दोनों बॉडीगार्ड मिलकर उस बैग को खोलते हैं और उस बैग में कुछ और नहीं बल्कि वायर होते हैं और फिर मरे हुए जानवर होते हैं। जैसे ही जैक पूछता है कि इन चीजों का तुम क्या करोगी, तभी जून बताती है कि अगर मुझे भूख लगेगा तो मैं खाऊंगी ना। जिस पर जैक पूछता है तुम वायर का क्या करोगी, जिस पर जून बता देती है कि इन वायर में 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है, मैं इसे अपने फ्यूचर पप्पी को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करूंगी। जिसके बाद जैक जून को घर से बाहर फेंक देता है और बिना बैग के ही उसे बाहर निकाल देता है। तब ये दोनों बच्चे हमारे हीरोइन के पीछे आ जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि हम अपने डैड के साथ बिल्कुल भी सही से नहीं रह पाएंगे, आप जहाँ जाओगे हम आपको ढूंढने जरूर आएंगे जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और हम लोग बड़े हो जाएंगे। जैक बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है अपने बच्चों को लेकर कि आखिर ये उन पर हो क्या गया है, लेकिन जैसे ही जैक उन लोगों को कुछ कहता
उसके पहले जॉनी उसके आगे आकर खड़ा हो जाता और कहने लगता है कि यह मेरी असली मॉम है, स्टेप मदर नहीं है। अब हम देखते हैं जून को घर के बाहर फेंक दिया जाता है और फिर सिस्टम आकर जून को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने ये टास्क बखूबी कंप्लीट कर लिया था और अब जून 40 साल तक बूढ़ी नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से जून के फोन में बहुत सारा पैसा जाता है और अब जून मालदीव जाने का सोच लेती है। वहां पर एक टैक्सी खड़ी होती है, जून उसमें बैठती है और पीछे से जॉनी और लिली भी आते हैं, लेकिन जून पर ध्यान नहीं दे पाती। इधर लिली अपने भाई से कहती है कि हो सकता है मेरी मॉम के पास अब पैसे नहीं बचे हैं, इसीलिए वह इतनी सस्ती गाड़ी में जा रही है। और इधर हम जून को देखते हैं, वह जिस टैक्सी में होती है और टैक्सी ड्राइवर का नियत उसके लिए बदलना शुरू हो जाता है। वह बस यही सोच रहा होता है कि यह बहुत ही अमीर औरत है, इसके साथ मैं कुछ तो गलत करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए वह जून से पहले तो एयरपोर्ट का रास्ता पूछता है, जिस पर जून उसे कहती है कि तुम नेविगेशन देखकर भी चल सकते हो। जिसके बाद वह टैक्सी ड्राइवर कहता है कि उसका रोड बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, इसीलिए मैं आपसे रास्ता पूछ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए रुकूंगा। अब इधर जून अपने में बिजी हो जाती है और फिर वह टैक्सी ड्राइवर इसी चीज का फायदा उठा लेता है। इसी बीच में हम देखते हैं इन दोनों बच्चों को, जो कि अपने दादाजी को मैसेज करके सारी बातें बता रहे होते हैं। तभी वहां पर जैक आ जाता है और फिर वह इन दोनों बच्चों पर डांटना शुरू कर देता है, यह कहकर कि उसने पता नहीं तुम लोगों पर क्या जाल फेंका है कि तुम लोग उसी के पीछे बस रहना चाहते हो। वह तुम्हारे बारे बिल्कुल भी नहीं सोचती और तुम लोग उसके लिए पैसे कमाने की बातें कर रहे हो। जिस पर लिली कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी अगर मुझे छोड़कर भी जाएगी फिर भी वह मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी। और फिर तो यह दोनों अपने डैड से कहने लग जाते हैं कि आपको हमारे लिए एक अच्छी और एक्सपेंसिव कार लेनी पड़ेगी। अब दादाजी तो वीडियो कॉल पर होते हैं, ये सारी बातें सुन लेते हैं और फिर अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा डांट लगाते हैं। ये क्या करके घर में क्या कोई भी अच्छी कार नहीं है जो कि हमारे बच्चों को इस चीज के लिए रोना पड़ रहा है। और फिर जॉन कहता है, हाँ पापा आप टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कुछ है। और यह कहकर वह उन लोगों से फोन जैसे ही छीनने वाला होता है कि लिली जैक के हाथों में काट लेती है। जिसके बाद लिली तुरंत अपने डैड से कहती है, अगर आपके पास गाड़ी है तो फटाफट से मेरी मॉम के पास जाओ और उसे लेकर यहाँ पर आ जाओ और उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करो। अगर आप ऐसा करोगे तो हम आप लोगों की बात बहुत अच्छे से सुनेंगे। जिस पर माजक कहता है कि मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरी जायदाद में से एक हिस्सा भी उस औरत को देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे लिए वह इंसान बन जाऊंगा जिसको तुम कभी भी पसंद नहीं करोगे। अब जिस पर हम देखते हैं ये दोनों बच्चे तो अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी मम्मी उनके पास आने वाली थी। इधर हम देखते हैं जून को, जो कि टैक्सी में बैठे बैठे थोड़ा सोचती तो है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ड्राइवर को जो रास्ता लेना चाहिए था वह उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जंगल की तरफ चला जाता है। और फिर जून जैसे ही उससे पूछती है कि तुम मुझे उधर लेकर क्यों जा रहे हो, तो ड्राइवर बताता है कि तुम तो स्पेशल मेकअप सेल्फी इसलिए लगा रही थी ताकि तुम मुझे सिग्नल कर पाओ और तुमने वह कर दिया है। तभी हम देखते हैं जून को, जो कि चलती गाड़ी के अंदर से कूद जाती और फिर भागना शुरू कर देती है। इधर से वह ड्राइवर भी उसके पीछे भागने लग जाता है। तभी वहां पर 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वहां पर लॉयर आ जाता है और वह जून को बचा लेता है। और वह जून से यह भी कहता है कि आप हमारे पर्सनल एयरपोर्ट से जा सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं दादाजी को, जो कि जॉनी को फोन करके बता देते हैं कि उसकी मॉम के लिए बहुत ही अच्छी फ्लाइट बुक हो गई है और वह भी प्राइवेट, जो कि उसकी मॉम को अच्छे से मालदीव्स पहुंचा देगी। तभी इधर जॉन फोन छीनकर अपने पापा से बात करने लग जाता है, उनको कहने लग जाता है कि आप इनको इस तरीके से नहीं बिगाड़ सकते, बहुत ज्यादा गलत होगा। जिस पर जैक के डैड उसके एक भी नहीं सुनते और वह जून और लिली से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वह कहने लग जाते हैं, मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा जो कि मुझे करना चाहिए और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। जैक इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह फोन काट देता है। जिसके बाद वह जैसे ही कॉल लगाने की कोशिश करता है, जून को तो उसका फोन लगता नहीं है। जिस पर जैक उसे गालियां देना शुरू कर देता है और बोलने लग जाता है कि सिर्फ मेरे पैसे लेकर भागना चाहती हो तो मैं सिर्फ वैसे ही चाहिए थे, और यह सब कहने लग जाता है। जिसके बाद लिली कहती है कि आप मेरी मॉम को गलत नहीं बोल सकते, वह बहुत ही सुंदर है। जिसके बाद ये दोनों बच्चों के सामने तो जैक क्या ही बहस करता, वह सिर्फ पुलिस के पास जाने की बातें करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं जैक को, जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसे फुटेज जाता है कि कैसे दादाजी ने जून की मदद की है उसे टैक्सी ड्राइवर से। तभी वहां पर जॉनी और लिली भी आ जाते हैं और फिर वह अपने डैड से पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या आपको मम्मी मिल गई। जिस पर जैक उन लोगों को डांट कर भगा देता है
और साथ में यह भी कहता है कि तुम्हारी मम्मी कभी भी वापस नहीं आएगी। अब जिसके बाद वह दोबारा फोन लगाने की कोशिश करता है जून को। तो इधर हम देखते हैं जून को, जो कि मालदीव्स में बहुत ही अच्छा मसाज ले रही थी, और वह जैसे ही फोन उठाती है जॉन का, जॉन उससे कहने लग जाता है कि तुमने क्या फूंका है मेरे बच्चों पर, जो सिर्फ तुम्हें ही चाहते हैं और वह मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तुमने ऐसा क्या किया है? जिसके बाद जून कहना शुरू कर देती है कि तुम बस ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हें उनके साथ अच्छा ट्रीट करना होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुम मुझे 10 मिलियन दो, मैं तुम्हें तभी बताऊंगी। जिसके बाद जून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जून के साथ जो लड़का होता है वह जून से यही कहता है कि तुम फोन देखना बंद करो और मेरे साथ रहो और मुझे टच करके फील करने की कोशिश करो। जून उसे टच करती है। तभी वहां पर बगल में एक दूसरा मोटा लड़का आ जाता है जो कि जून से कहता है कि मुझे टच करके देखो, क्या तुम्हें कुछ फील होगा? जिस पर जून उसे देखते ही मुंह से जूस थूक देती है, और इससे हमें साफ पता चल जाता है कि उसे वह लड़का पसंद नहीं आया। अब जिसके बाद हम जून को देखते हैं, जो कि मालदीव में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चेकिंग करने के लिए जाती है और वहां के सबसे एक्सपेंसिव रूम को बुक करने के लिए कहती है। और जैसे ही जून कहती है कि यह लो कार्ड और इससे जितने पैसे तुम्हें चाहिए ले लो, और जैसे ही रिसेप्शनिस्ट उसे कार्ड को स्कैन करती है तो उसमें बैलेंस इतना होता ही नहीं है कि हमारी जून को उस होटल में रूम मिल पाए। अब तभी जून तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके अकाउंट में 20 मिलियन होने चाहिए थे और वहां पर 1 रुपया भी नहीं शो हो रहा था। अब हमारी जून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह उसी शॉप वाले पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम तो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जिस पर वह रिसेप्शनिस्ट जून पर धोखाधड़ी का केस लगा देती है और फिर वहां पर 2 बॉडीगार्ड को बुलाकर जून को उसके बाहर फेंकवा देती है। इधर हम देखते हैं जैक के पास उसी रेस्टोरेंट को लेकर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं कि वहां पर एक औरत ने ऐसे ऐसे तबाही मचा कर रखी है। और फिर जैसे ही ये बात उसका असिस्टेंट खत्म करता है, उसके पहले जॉनी और लिली आ जाती है और फिर जॉनी कहना शुरू कर देता है कि मेरी मॉम भी मालदीव्स गई है और वहीं पर वह रह रही होंगी। जिसके बाद जैक कहता है कि हो सकता है मालदीव में बहुत सारे होटल हैं, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी मॉम मेरी वाली में ही रुकी होगी। जिसके बाद जॉनी कहता है कि मतलब आपने मान लिया है कि मेरी मॉम मालदीव्स गई है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक को, जो कि अपने बेटे को बहुत ज्यादा डांटता है ये कहकर कि तुम बहुत ज्यादा चालाक होते जा रहे हो, थोड़ा कम चालाकी दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके बाद लिली भी कहने लग जाती है मतलब मेरी मॉम वहीं पर है और हम लोग उसे ढूंढने जरूर जाएंगे। वह फीमेल गेस्ट है तो हो सकता है कि आपके पास ही हो, वह मेरी मॉम ही होगी, उनको अच्छे से खाना पीना खिलाया जाए। जिस पर जैक जैसे ही देखता है कि ये सारी चीजें मुझे बिना बताए कैसे चल रही हैं, तो वह मालदीव्स में अपना बिजनेस बंद करने के लिए ही कह देता है और फिर यह भी कहता है कि मॉडल वाला जो बिजनेस है उसको भी कैंसिल कर दो। अब जिसके बाद जैक अपने असिस्टेंट के सामने जाता है और कहने लग जाता है कि जो कैंसिल करना है कर लो, लेकिन मेरी मॉम को फ्री खाना देना मत भूलना और मेरी मॉम को रूम में रखना, नहीं तो हम लोग दादाजी को सारी चीजें बता देंगे। इधर हम देखते हैं जून बैठी होती है गर्मी में और तभी रिसेप्शनिस्ट उसके पास दोबारा आ जाती है और उससे सॉरी कहकर कहना शुरू कर देती है कि आप हमारे होटल में आराम से रह सकते हो, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तभी हम देखते हैं हमारी जून के फोन में वह 20 मिलियन पैसे वापस आ जाते हैं, जिसको देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह ब्लैक कार्ड भी जून को दोबारा मिल जाता है। अब हम देखते हैं इधर जोनी और मम्मी को, जो कि अपने डैड को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और साथ ही में उसके डैड उन लोगों को बहुत ज्यादा डांट रहे थे। वह कह रहे थे कि अब क्या करके मैं तुम्हारे लिए एक नई मम्मी लाऊंगा जिनके साथ तुम बहुत ही ज्यादा खुश रहोगे। जिस पर ये दोनों बच्चे खुश होने का नाम ही नहीं ले रहे थे क्योंकि इनको तो सिर्फ जून चाहिए थी। अब जैक उन्हें समझाता है और ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं बाहर जाकर खेलने का। तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जूली की, जो इन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ये दोनों बच्चे तो उन खाने की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि इन्हें तो सैलेड में ही प्यार आ गया था। अब जिसके बाद जैक जूली के पास जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम ही हो जो मेरे बच्चों को अच्छे से रख सकती हो, और यह कहकर वह उसे किस कर लेता है। इधर हम जूली को देखते हैं जो कि जॉनी और नीलू को खिलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा नकछड़े हो गए थे और खाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लिली के पास जाती है तो वह खाने से मना कर देती है और जैसे ही जॉनी के पास जाती है वह भी खाने से मना कर देता है। जूली कहती भी है कि यह तो टॉप शेफ से बनवाया गया खाना है, लेकिन यह सुनने के बाद भी जॉनी मना कर देता
और कहता है कि मेरी मॉम तो मेरे लिए हाथों से खाना बनाती थी और ये कहती थी कि अगर हमें अच्छे से बड़ा होना है तो हमें किसी और के हाथ का खाना नहीं बल्कि अपनी मॉम के हाथ का ही खाना खाना चाहिए। अब यह सुनने के बाद जूली सोचती है कि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, इन्हें कैसे इम्प्रेस करूंगी। जिसके बाद लिली कहती है कि आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप हमारी मम्मी की जगह कैसे ले सकती हो। जिस पर जूली लोगों को दिखाने के लिए कहती है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें जरूर बनाकर दूंगी, तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर ये दोनों अपनी पसंदीदा डिश बोल देते हैं। अब जुलाई के लिए तो यह पहाड़ हो जाता है कि वह ये डिश कैसे बनाएगी। डिश का नाम लेने के बाद तो ये दोनों बच्चे उसकी तारीफ भी करना शुरू कर देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हमारी मॉम तो इतना अच्छा बनाती थी कि हम लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते थे। जूली बातें सुन नहीं सकती थी पर वह फाइनली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, वह खाना बनाकर ही रहेगी। जिसके बाद बच्चे पहुंच जाते हैं किचन में जूली को देखने के लिए कि वह आखिर कर क्या रही थी। तभी हम जूली को देखते हैं जो कि खाने के साथ बाहर आती है। वह बहुत ज्यादा जल गया था और फिर जूली यही सोचती है कि बाहर से मंगवाकर इन्हें परोस देती हूँ, क्या पता चलेगा कि खाना बाहर से आया है। जिसके बाद जूली उसे खाने को फेंक देती है और रेस्टोरेंट में फोन करके बता देती है कि उसे क्या चाहिए। अब रेस्टोरेंट का आया खाना वह इन्हें सर्व करके खिलाने का सोचती है। इधर से जॉनी उसे रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा लेता है और फिर यह भी पता लगा लेता है कि जूली ने उस रेस्टोरेंट से कितनी बार ऑर्डर किया है और वह बातें अपनी बहन को बता देता है और उसे यह भी समझा देता है कि तुम्हें उसके हाथ का बनाया हुआ कुछ नहीं खाना है। इधर हम देखते हैं जून को जो कि रेस्तरां के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रही थी और वहां बैठकर कुछ काम कर रही थी। तभी वह अपने बच्चों के आए हुए मैसेजेस को देखती और फिर उनको सैलेड के साथ चिकन ब्रेस्ट भी भेज देती है। अब इधर हम देखते हैं इन दोनों बच्चों के लिए जो जूली ने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था उसे खाने के लिए ये लोग नहीं मानते। जॉनी कहना शुरू कर देता है कि मुझे खाना नहीं खाना क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत ही अच्छे और न्यूट्रिशन भरे डिनर भेजे हैं, तुम्हारा यह खाना मैं नहीं खाऊंगा। इसके बाद लिली भी नाटक देना शुरू कर देती है। इधर से जॉनी भी काफी ज्यादा नाटक देता है। जूली के समझाने पर भी जब ये दोनों नहीं मान रहे थे क्योंकि जूली इन्हें कह रही थी कि खा लो, लेकिन ये दोनों नहीं मान रहे थे। तभी लिली अपने भाई का साइड ले लेती है और कहना शुरू कर देती है कि यह तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह नहीं है। जब भी मेरी मॉम बनाती थी तो एक बार में मेरा भाई खा लेता था और आप पता नहीं आपने ऐसा क्या किया जिससे वह खाने को तैयार ही नहीं होता है। जिस पर जूली जैसे ही लिली को खिलाने के लिए जाती है तभी दरवाजा लॉक होता है। वहां पर जून के भेजे हुए वेजिटेबल्स आ जाते हैं और ये दोनों भागते हुए उसे खाने के लिए चले जाते हैं। इसी गुस्से में जूली अपने हाथ में पकड़ा हुआ कटोरा फेंक देती है और तभी वहां पर असिस्टेंट आ जाती है जो कि इससे पूछना शुरू कर देती है कि ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतनी गुस्से में हो। जिस पर जूली उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। और फिर वह असिस्टेंट अपनी सफाई में लग जाती है और वह भी अपने मन में बस यही सोच रही थी कि कितनी गंदी औरत है, इसको सिर्फ अपने गुस्से से मतलब है और यह तो इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम देखते हैं वहां पर जूली के सामने ये दोनों बच्चे आ जाते हैं और सैलेड खोलकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर खाना शुरू कर देते हैं। तभी जूली उनके खाने को लेती है और फेंक देती है और कहना शुरू कर देती है कि तुम लोगों को यह खाना नहीं खाने दूंगी, तुम लोग भूखे मरोगे। जिस पर असिस्टेंट वहां पर दोबारा आ जाती है और जॉनी और लिली से पूछने लग जाती है कि इस बार तुम्हें किसने परेशान किया। जिस पर ये दोनों तुरंत जूली की तरफ हाथ दिखा देते हैं। तभी जूली लोगों की बातों को घुमा देती है और कहने लग जाती है कि तुम लोगों को तो यह डिश पहले भी पसंद नहीं थी तो झूठ क्यों बोल रहे हो, मम्मी को बुरा लगेगा ना। और फिर यह कहकर वह दोनों बच्चों को वहां से लेकर उनके रूम में ले जाकर फेंक देती है और कहना शुरू कर देती है कि हमेशा से तुम लोग यहीं पर अब बंद रहोगे और यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। तभी जॉनी अपनी बहन के लिए और खुद के लिए सलाद लेकर आ जाता है और फिर उससे कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि यह औरत हम लोगों को परेशान करके ही मानेगी, इसीलिए मैंने पहले से ही यह खाना बचाकर रख दिया था और फिर अब तो हमें डैड को भी बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ है। जिसके बाद जॉनी कहता है कि नहीं, अभी डैड को बताना सही नहीं रहेगा क्योंकि हमारे डैड हमारी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वह हमें ही बुरा समझेंगे। अब ये दोनों तो खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिर लिली भी इस चीज को समझती है। अब हम देखते हैं जॉनी को जो कि मॉम को मैसेजेस करके पूछ रहा था कि आखिर वह कौन से स्टोर से खाना लेकर आती थी। जिस पर दोबारा फोन चेक करने पर लिली को जॉनी दिखाता है कि उसने मॉम के हर पोस्ट पर सिर्फ यही लिखा है कि मॉम आप जल्दी से आ जाओ, हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं।
अब इधर हम देखते हैं जून को, जो कि अपने घर पर बैठी होती है और एक लड़के के साथ होती है। वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वाइन एंजॉय कर रही होती है और साथ ही में रील भी देख रही होती है। वहां पर हम देखते हैं जून के साथ एक लड़का होता है, जो कि जून से कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारे हर पोस्ट पर कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि प्लीज मम्मी घर आ जाओ, हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जिस पर जून कहती है कि वह बच्चे तो बेकार में पागल हो रहे हैं, आखिर घास फूस खाने से कौन सा इमोशन आ जाता है, लेकिन पता नहीं उन बच्चों को मेरे अंदर से कहां से इमोशन लग रहा है। तभी हम देखते हैं जून उनके लिए टिश्यू भिजवाने को कह देती है। अब अगले दिन जैसे ही ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इन्हें लोगों को टिश्यू मिलता है जो कि उनकी मॉम ने उन्हें भिजवाए थे। अब जूली वहां पर आ जाती है, इनके हाथ से टिश्यू ले लेती है और उनको डस्टबिन में फेंक देती है और जॉनी और लिली को एक बहुत ही अच्छा हैंकी देती है, जो कि सिर्फ पूरी दुनिया में 3 ही था। लेकिन ये दोनों बच्चे मना कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमें आपका बेकार प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम अपनी मॉम के टिश्यू पेपर में ही खुश हैं। वह डस्टबिन से टिश्यू पेपर निकालते हैं और वहां से जाना शुरू कर देते। जॉनी अब कहता है कि हो सकता है इसमें हमारी मॉम ने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखकर भेजी हो, जिस पर इन दोनों के बीच में दोबारा जूली जाती है और फिर इनके हाथों से टिश्यू पेपर छीन लेती है और कहने लग जाती है कि मैं तो यहाँ तुम लोगों को बचाने आई हूँ, जिस मम्मी के तुम पीछे पड़े हुए हो वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। और फिर वह जॉनी को मारने की भी कोशिश करती है। तभी जॉनी कहता है कि मेरी मॉम ने तो मेरे लिए मार्शल आर्ट की क्लासेस भी लगवाई थी ताकि मैं ताकतवर बन सकूं, आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी जो मुझे उल्टा परेशान करे। उसने मेरा हमेशा से अच्छा चाहा है, उसने तो मुझे फेमस चेलो टीचर के पास भी भेजा जो मुझे बहुत अच्छा सिखाता था और उन्होंने मेरे फ्यूचर के लिए भी सोचा, और आप तो मुझे ही तंग कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं जूली को, जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह टिश्यू पेपर को लात मारना शुरू कर देती है और यह भी कहने लग जाती है कि इस कहानी की हीरोइन सिर्फ मैं हूँ। तभी जॉनी अपनी बहन को बचा रहा होता है क्योंकि वह सामने देख रहा होता है अपनी मम्मी को, जो कि पागल हो गई थी। जिसके बाद जूली कहने लग जाती है कि तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मैं ड्राइवर को कहकर तुम लोगों को सबसे पहले यहाँ से भिजवा दूंगी। जिस पर जॉनी कहने लग जाता है कि हमें तो हमारी मम्मी से ही प्यार रहेगा, भले आप कुछ भी करो। घर से बाहर आने के बाद ही जॉनी ड्राइवर को समझा देता है कि तुम्हें उस औरत से दूर ही रहना पड़ेगा क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा पागल औरत है। जिसके बाद लिली कहती है कि मुझे तो मेरी मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही है और जॉनी तभी अपना फोन लेता है और चेक करता है नोटिफिकेशन। पता चलता है कि उसके दादाजी ने उसे 1 लाख रुपए दिए हैं खर्च करने के लिए। तभी यह पैसे जॉनी तुरंत ट्रांसफर करता है अपनी मॉम को। उसको देखकर लिली भी अपना फोन निकालती है और कहने लग जाती है कि मैं भी भेजूंगी। जिस पर जॉनी उसे समझाता है कि अगर हम लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा तब हम लोग कैसे बड़े होंगे और मॉम के लिए कौन सी गिफ्ट रखेंगे, इसीलिए हमें इन पैसों को बचाना होगा। जिसके बाद लिली कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके लिए हमें जल्दी जल्दी बड़ा होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इधर जूली को, जो कि कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी और बस यही सोच रही थी कि वह इन बच्चों के दिल में अपनी जगह कैसे बनाए। जिसके बाद जूली को फ्लैशबैक आना शुरू हो जाता है कि कैसे वह बच्चे उसे काफी ज्यादा नापसंद करते हैं और फिर उसे फाइनली समझ आ जाता है कि इन बच्चों की कमजोरी क्या है। तो वह अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उससे कहती है कि इनको और इनके टीचर्स को बदल दो ताकि यह मेरी नजरों में अच्छे हो जाएं। अब हम तभी देखते हैं लिली को, जो आते ही जूल के पास पहुंच जाती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है कि तुमने मेरे सेलो टीचर को क्यों बदला। जिसके बाद लिली उससे कहती है कि क्यों तुम्हारा नया टीचर अच्छा नहीं है, वह तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। जिस पर लिली बताती है कि जिस टीचर से मैं पहले पढ़ रही थी वह बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन उसे वह सब चीजें आती थीं जो कि किसी को उतनी अच्छी से नहीं आती थीं। इसलिए हम प्लीज जो टीचर थे मुझे उनके पास ही जाना है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं सीखना बंद कर दूंगी। तभी हम देखते हैं वहां पर जैक की एंट्री हो जाती है, जो कि लिली को डांटना शुरू कर देता है। ये क्या कर रही हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा नखरे वाली बच्ची हो गई हो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है कि मॉम से कैसे बात करते हैं। जिसके बाद लिली कहना शुरू कर देती है कि इन्होंने मेरे बिना पूछे मेरे टीचर को चेंज कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जिस पर जूली तुरंत रोना शुरू कर देती है, ये कहकर कि मैं तो हमेशा इनके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन ये लोग तो पता नहीं मुझे क्या ही समझते हैं, मेरे साथ कभी भी अच्छा पेश नहीं आते। जैक सिंपैथी दिखा रहा होता है जूली को और उसे बहुत ज्यादा डांट भी देता है। तभी वहां पर जवानी आ जाता है बहुत सारे पेपर्स लेकर और कहना शुरू कर देता है कि मेरी मॉम ने जो टीचर ढूंढा था मेरी बहन के लिए वह बहुत ही बेस्ट टीचर था और यह बात सारी सच है, आप खुद पेपर देख।
तभी इन्हें लोगों को डांट कर वहां से भगा दिया जाता है और जॉनी तुरंत अपनी बहन के कानों में कह देता है कि यह सब तो मुझे मॉम के कमरे से मिला। हो सकता है कि उन्होंने हमारे लिए टीचर नहीं रखा हो, उनको सारी चीजें पहले से ही पता हो। जिस पर लिली कहती है रोते रोते कि फिर भी मम्मी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब जिसके बाद लिली को संभालते संभालते वह वहां से ले जाता है और फिर इधर जैक अपनी बीवी को समझा रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये बच्चे बस उसके पीछे पागल हो रहे हैं, कुछ दिन में ये तुम्हारे साथ ही हो जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि हम लोग अब्रॉड चले जाएं, इन लोगों का भी मन लग जाएगा और फिर ये तुम्हारे साथ ही रहने की कोशिश करेंगे। जिस पर जूली मना कर देती है और ये कहती है कि मैंने अपने बच्चों की तरह मानती हूँ, इन्हें अचानक से मैं नहीं छोड़ सकती, इन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर जूली तुरंत अपना फोन उठा लेती है, लेकिन उसके मन में बस यही चल रहा था कि वह जून की जगह कैसे नहीं ले सकती, वह तो लेकर ही मानेगी। वह जैसे ही जून को कॉल लगाने की कोशिश करती है तो वह उसका फोन उसके मुंह पर काट देती है और इधर से जैसे ही जैक अपना फोन देता है कि लो इससे बात कर लो, तब जून जैक का नाम देखकर तो पार्टी बंद कर देती है और फिर उसका फोन उठा लेती है। इधर से जैक कहना शुरू कर देता है कि तुम ऐसी कौन सी बेड टाइम स्टोरीज मेरे दोनों बच्चों को सुनाती थी जो वह तुमसे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड थे। जिसके बाद जून उधर से कहती है कि 10 मिलियन दो, मैं तुम्हें तभी बताऊंगी। जिस पर जूली कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए, तुम्हें सिर्फ उसी से प्यार है। जैक तुरंत उन्हें 10 मिलियन दे देता है और कहता है आप बताओ। तभी पैसे चेक करने के बाद जैक को वह कहानियों की बुक्स जून बता देती है और फिर खुश होकर पार्टी करना शुरू कर देती है। इधर हम जूली को देखते हैं जो कि बच्चों के रूम में आ जाती है और इधर हमारे बच्चे भी खूब नाच रहे थे। और जैसे ही जूली उन लोगों से कहती है कि मैं तो तुम्हें आज कहानी सुनाने आई हूँ, जिस पर लिली साफ साफ मना कर देती है, यह क्या करके, मुझे कुछ भी कहानी नहीं सुनना क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जिस पर जूली कहती है कि तुम्हें पता है कि इस बुक के अंदर क्या हुआ था। जिस पर ये दोनों बच्चे सामने से ही उसको मना कर देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कहानी में, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा बकवास है। वह बस यही सोच रही होती है कि हो सकता है उस औरत ने मुझे धोखा दे दिया हो और सिर्फ पैसे के लिए वह मेरे साथ ऐसा कर रही हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। उसे मन ही मन जूली के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह बुक फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तभी लिली अपने भाई को लेकर बैठती है और कहना शुरू कर देती है कि क्या मॉम हमारे पास कभी भी वापस आएंगी या फिर वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। जिसके बाद जॉनी कहता है कि मॉम ने हमें टिश्यू पेपर दिए थे ना, हो सकता है उसमें कोई जानकारी होगी और वह हमें पता लगवाना होगा। उन्होंने हमेशा से हमारा साथ दिया है, वह हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगी। तभी हम देखते हैं अचानक से पता नहीं चिंटू कहाँ से प्रकट हो जाता है और वह उस बुक को उठा लेता है और फिर उसमें से कुछ पेजेस फाड़ लेता है और उस बुक को दोबारा फेंक देता है। जिसके बाद लिली कहना शुरू कर देती है कि तुम तो कुत्ते हो और हमारे घर को छोड़कर भाग गए थे, फिर अचानक से कैसे आ गए। जिस पर जॉनी उसका मुंह ढक लेता है और कहने लग जाता है कि हमारी मॉम को पता था कि तुम आओगे, इसीलिए तुम उनके बुक से चीजें लेकर मत जाओ और जो भी स्टोरी है तुम्हें बाद में सुननी है तो सुन लेना। जिस पर चिंटू कहना शुरू कर देता है कि वह तो मालदीव्स चली गई, मुझे अच्छे से ध्यान है, और यह सब कहकर वह वहां से जाने लगता है। तभी जूली आ जाती है जो कि इन बच्चों के दिमाग को और बातों को सुन लेती है और फिर वह फाइनली चिंटू को अपना नया शिकार बनाने की कोशिश करती है। वह यही सोचती है कि अगर मैं इस बच्चे को अच्छे से काबू कर लूंगी तो सारी चीजें मेरे हिसाब से ही चलेंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं जूली को जो कि चिंटू को लेकर एक बहुत ही बड़े और आलीशान कैफे में पहुंच जाती है उसको ब्राइब करने के लिए, और वह चिंटू से सारी चीजें पूछना शुरू कर देती है और हमारा चिंटू भी बहुत ज्यादा भोला हो जाता है और वह बहुत सारी चीजें सुनाना शुरू कर देता है। इसको सुनने के बाद तो जूली बस यही कहती है कि तुम कल रात को वह स्टोरी बुक पढ़ना चाहते थे, देखो मैं तुम्हारे लिए आज लेकर आई हूँ, तुम इसे अपने घर पर आराम से रख सकते हो क्योंकि तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये बात मुझे पता है। जिस पर चिंटू कहना शुरू कर देता है कि मैंने इस कहानी के लिए पैसे दिए थे। जिस पर जूली अपने मन में सोचना शुरू कर देती है कि जून से इतने बुरे दिन कैसे आ गए कि वह बच्चों से भी पैसे ले रही है। इसके बाद वह चिंटू के मन में अपनी जगह बनाने के लिए उससे कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी खाना पीना है तुम खा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। जिस पर चिंटू कहता है कि मुझे अब्रॉड जाना है और फिर चिंटू तुरंत अपना फोन खोलकर जूली को दिखा देता है कि उसको मालदीव्स में से रेस्टोरेंट में जाकर रहना है और यहाँ का ही लाइट फूड खाना है। जिस पर जूली मुंह चढ़ाकर कहती है, यहाँ पर क्या आसपास कोई अच्छी सी वेजिटेबल सैलेड की दुकान है, क्या तुम्हें चाहिए? जिस पर चिंटू कहता है, हाँ
मुझे बहुत ही अच्छे से पता है और मैं आपको एग्जैक्टली वहीं पर लेकर जाऊंगा। इसके बाद इधर हम देखते हैं यह दोनों लोग पहुंच जाते हैं बहुत ही दूर जगह पर जहां पर सलाद की दुकान होती है और चिंटू कहता है भैया कि हाँ एग्जैक्टली यही जगह है, यहीं पर से सैलेड ऑर्डर होते थे। अब हम देखते हैं जून को, जो कि इन लोगों को देख लेती है लेकिन इन्हें पहचानती नहीं है। अब चिंटू जूली को लेकर वहां पर चला तो जाता है लेकिन वहां पर कोई दुकान नहीं होता और ना ही कोई रेस्टोरेंट होता है। इसको देखने के बाद जूली चिंटू को डांटना शुरू कर देती है, क्या करके तुम्हारे कहने पर मैं इतनी दूर आ गई हूँ लेकिन यह दुकान तो यहाँ पर है ही नहीं। जिस पर चिंटू कहता है कि सारे दुकानों की शिपिंग एड्रेस तो यहीं से है, तो फिर ये जगह झूठ हो ही नहीं सकती। जिस पर जूली कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई। अब यह कहकर यह तो वहां से जाने लग जाती है। जून रास्ते में इन लोगों को देखती है और फिर अपने मन में सोचती है कि अगर तुम लोगों को अच्छे से दुकान मिल गई हो तो फिर और ढूंढो, कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं जूली को, जो कि अपने घर में पता नहीं कहां से उड़कर फटाफट पहुंच भी जाती है और फिर अपने बच्चों को दूध में जहर मिलाकर पिलाना भी शुरू कर देती है। यह अपने बच्चों के कमरे में जैसे ही जाती है और उन्हें दूध देती है, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही सुंदर तरीके से उसे पी रहे होते हैं, लेकिन वहां पर चिंटू दौड़ता दौड़ता आ जाता है और उनसे पीने के लिए मना कर देता है। लेकिन ये दोनों तो बस यही सोचते हैं कि हो सकता है ये हम लोगों से जलता हो क्योंकि हम लोग दूध पी रहे हैं। तो ये दोनों बच्चे पता नहीं पहले तो बहुत समझदार होते हैं लेकिन इस मोमेंट पर बेवकूफ बन जाते हैं। अब लिली कहना शुरू कर देती है कि हो सकता है तुम हमारी मॉम को वैसे ही नहीं पसंद करते थे, तो हम तुम्हारी बातों पर भरोसा कैसे कर लें, इसीलिए तुम हमें मना कर रहे हो। तभी जूली उसे चिंटू को लेकर वहां से चली जाती है और कहना लग जाती है कि अगर तुम इन्हें लोगों को रोकोगे तो हो सकता है कि यह तुम्हें भी मिल जाए। जिस पर चिंटू इन्हें लोगों को दोबारा मना करता है कि मत पियो। तब तक तो यह दोनों दूध पीकर बेहोश हो ही जाते हैं और इधर जूली चिंटू को भी वह दवाई जबरदस्ती पिलाकर बेहोश कर देती है और फिर अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन, जहां पर ये दोनों बच्चे तो सब कुछ भूल ही जाते हैं कि इनकी मॉम कौन थी और ये किसको ढूंढना चाहते थे। ये सिर्फ जुलाई को ही अपनी मॉम समझना शुरू कर देते हैं और हमारी लिली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके भाई और सारे लोग उसे कॉन्सर्ट में सपोर्ट करने के लिए आने वाले थे, तो वह उसी हिसाब से प्रिपरेशंस कर रही होती है। जिस पर वह लिली को ही मॉम कहकर बुलाती है और उसको गले लगाकर कहती है कि आप नहीं होंगी तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मैं आपके लिए ही सब कुछ सीख रही हूँ। अब चिंटू वहाँ पर आ जाता है और लिली को कुछ कहता उसके पहले ही जॉनी इन लोगों के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहना लग जाता है कि अगर तुम थोड़े से पागल हो गए हो तो हॉस्पिटल चले जाओ, लेकिन मेरी मॉम और मेरी बहन के आगे ऐसा कुछ भी मत बोलो, ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिस पर जॉनी जूली से कहता है कि आपको भी मॉम टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंटू को तो मैं और पापा मिलकर संभाल लेंगे। अब यही होता है और फिर हमें कॉन्सर्ट दिखाया जाता है। लिली का परफॉर्म करने के ठीक पहले उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता कि शायद वह कुछ तो बोल रही है, कोई तो इम्पोर्टेंट लोग उसकी लाइफ में नहीं है। और इधर हम जून को देखते हैं जो कि दूर से ही लिली के कॉन्सर्ट को देख रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और फिर अपने सिस्टम से कहती है कि उसके परफॉर्मेंस को जल्दी से जाकर स्पॉन्सर कर दो। इसके बाद उसका असिस्टेंट उसकी बात भी सुन लेता है। इधर हम देखते हैं परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है लिली की, जो कि बहुत ही अच्छा चेलो बजा रही थी। उसका कंप्लीट होता है। इधर फायरवर्क्स होना शुरू हो जाते हैं और सारे लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। साथ ही में तुरंत पीछे टीवी में जून की फोटो लग जाती है और सब उसी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसी ने इतने बड़े फायरवर्क्स को स्पॉन्सर किया था। अब लिली उसकी फोटो देखती है तो उसे याद आ जाता है अपनी मॉम के बारे में और वह यही सोच रही होती है कि मैं तो उनका ही वेट कर रही थी। अब जॉनी को भी सारी चीजें आ जाती हैं। वह तुरंत अपनी बहन के पास चला जाता है और फिर जूली से कहना शुरू कर देता है कि तुमने हमें ड्रग्स देने की कोशिश की जिससे हम लोग सारी चीजें भूल जाएं, लेकिन हमारी मॉम को हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। ये बहुत ही ज्यादा गलत तुमने सोचा। इसके पास ये दोनों बच्चे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक इन्हें लोगों को रोक लेता है और कहना लग जाता है कि हमें पता है कि तुम लोग उस औरत को कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे ढूंढने के लिए मेरे साथ चलो, अकेले मत जाओ। जिस पर यह दोनों बच्चे चले जाते हैं प्लेन में और फिर जूली और जैक भी मालदीव के लिए निकल जाते हैं। प्लेन में ये दोनों भाई बहन आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि क्या पता मॉमी की कंपनी को बहुत सारा चैरिटी की जरूरत हो या फिर जो कोई भी दिक्कत हो, हमें अपनी मॉम को सपोर्ट करना चाहिए।
जिस पर ये दोनों भाई बहन आपस में अग्री कर लेते हैं कि हाँ, मॉमी की हेल्प तो हम लोग जरूर करेंगे। प्लेन यहाँ पर लैंड हो जाता है और फिर हम इन्हें लोगों को बहुत सालों बाद देखते हैं। सबके सब बड़े हो गए थे। सबसे पहले एंट्री होती है हमारे जॉनी की, जो कि बहुत ही बड़ा और हैंडसम हो गया था। वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था और उसे पता चलता है कि चिंटू ने किसी की कंपनी को बैंकरप्ट करवाया है और वह एक बहुत ही अच्छा सीईओ हो गया था। वह एक अच्छी कंपनी चलाता था जो कि मालदीव में ही चलती थी। और फिर जैसे ही उसका असिस्टेंट उसको उसकी मॉम की खबर बताती है, वह अपने असिस्टेंट से बस यही कहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आने दो, फिर एक दिन मैं अपनी मॉम को जरूर ढूंढने जाऊंगा और उनका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखूंगा। अब इधर हम देखते हैं जून को, जो कि अभी भी बिल्कुल वैसे ही थी और उसके सामने चिंटू, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, वह चला जाता है। वह जून को उसका दिया हुआ प्रिंसेस बैंड दिखाता है और उससे कहता है कि ये तुमने मुझे बचपन में सबसे पहला गिफ्ट दिया था, तुम्हें याद आया मैं कौन हूँ। इसको देखने के बाद जून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लग जाती है कि अच्छा, तुम वही बच्चे हो, बहुत दिनों बाद देखे, तुम तो बहुत बड़े और हैंडसम हो गए हो, और बाकी तुम्हारे दोनों दोस्त कहाँ चले गए। जिस पर चिंटू तो झूमकर हाथ पकड़ लेता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है और कहना शुरू कर देता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे मतलब रखना चाहता हूँ। इसके बाद जून उससे कहना शुरू कर देती है कि तुम तो बायोलॉजिकल ही होगे, लेकिन वह लोग दोनों पता नहीं कहाँ हैं और उनका ध्यान कौन रख रहा है। लेकिन तुम्हें अचानक से ऐसे कैसे याद आ गई मेरी, और तुम मुझसे मिलने कैसे आ गए? क्या तुम्हें जूली के सुनाए हुए कहानियां पसंद नहीं आ रही थी? जिस पर चिंटू तो वहां पर जून से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उससे कहना लग जाता है कि मेरे मॉम डैड ने मुझसे पहले यही कहा है कि बीवी लेकर आओ तभी घर में घुसने देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम इतने हैंडसम हो गए हो, तुम्हें बीवी नहीं मिलेगी। क्या तुम कम कमाते हो या तुम्हारी शक्ल पर लोग जज कर रहे हैं, या तो मैं सिर्फ रिच वुमन चाहिए। जिस पर जून उसको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां डिसाइड करती हूँ, तो उनसे मिलना फिर खुद डिसाइड कर लेना। आप ये लोग दोनों एक कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर एक लड़कियां आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले लड़की जैसी आती है चिंटू के सामने, वह बैठते ही अपने इम्प्रेशन जमाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश करती है और फिर वह लड़की उल्टा ही जून से पूछना शुरू कर देती है कि तुम्हारा आदमी के साथ क्या रिलेशन है जो तुम इसके लिए लड़की ढूंढ रही हो, मुझे तो तुम दोनों में कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मेरे भाई जैसा लगेगा। जिसके बाद वह औरत चिंटू के साथ बातें करना शुरू कर देती है और फिर चिंटू कहता है कि तुम तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, चलो साथ में हम लोग एक फोटो क्लिक करते हैं। अब इन तीनों का एक सेल्फी हो जाता है जिसमें जून भी आती है और फिर जून इन लोगों को अकेले बात करने के लिए अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर चिन्नट्टू जून का और खुद का फोटो अपने फैमिली ग्रुप में भेज देता है और बता देता है कि यह मेरी वाइफ बन गई है। अब जैसे ही जॉनी यह मैसेज देखता है, वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि किसने तो मेरी मॉम को पटाने की कोशिश की है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए वह अपने असिस्टेंट के सामने ही चिंटू को बहुत सारी गालियां देना शुरू कर देता है और जैसा कि हम बचपन से ही जानते थे, ये तो चिंटू को कभी भी पसंद नहीं करता था और यह और सारे पोस्ट देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपने असिस्टेंट से तुरंत कहता है कि मुझे मालदीव जाने के लिए टिकट चाहिए। लेकिन उसके असिस्टेंट उससे कहती है कि हमें एक जरूरी मीटिंग करना है, उसके पहले आप नहीं जा सकते। जिसके बाद जॉनी कहता है कि मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दे दिया, जबकि मुझे तो इन चीजों की समझ भी नहीं थी और अब मुझे जबरदस्ती ये सब झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कभी भी एक बच्चे को पैदा नहीं किया, हमेशा से मुझे मजदूर की तरह हर जगह काम करवाया। जिसके बाद असिस्टेंट कहने लग जाती है कि हाँ, उस औरत के पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं और वह आपको कभी भी शांति से जीने नहीं देगी। भले वह ओल्ड फैशन है, लेकिन उसकी जो पकड़ है वह बहुत ही अच्छी है, तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद जॉनी अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या आपको पता है कि जूली ने मेरे पापा को क्यों धोखा दिया। जिसके बाद असिस्टेंट बताती है कि एविडेंस जैसे हैं वह अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन जिस दिन होंगे आपको पता चल जाएगा। अब जॉनी अपने मन में बस यही सोचता है कि अगर जूली सक्सेसफुल हो गई तो वह मेरी मॉम को बिल्कुल भी चैन से नहीं जीने देगी, इसलिए मुझे कुछ भी करके अपनी मॉम को अगले हफ्ते तक घर लाना होगा, इसलिए मुझे मालदीव भी जाना होगा। अब जिसके बाद इधर हम देखते हैं लिली की एंट्री हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी हो गई थी और बहुत ज्यादा खुश होने लगी थी।
वह वहां पर अपने भाई के पास आना चाहती थी और वह अपने भाई से बस यही कह रही थी कि हम लोगों को अब जल्दी से मॉम के पास जाना चाहिए और उन्हें वापस लेकर आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि जूली के लोग होते हैं और वह लोग लिली का फोन लेते हैं। जूली लिली को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहने लग जाती है कि स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमोनी से जो तुम भागी हो, क्या तुमने प्रिंसिपल को या मुझे जरूरी समझा बताना, जिसके बाद तुमने भी मेरे डैड को मारा। कितने दिन तुमने मुझसे पूछा और अब तो तुम बिल्कुल ही हाथ से निकलते जा रही हो। ऐसी बात पर लिली को एक जोरदार और एक चांटा लगता है जूली के हाथों से और तभी लिली सूटकेस पर लात मारकर झूले को नीचे गिरा देती है और उन लोगों से कहने लग जाती है कि मैं तो अपनी मॉम को ढूंढ कर रहूंगी, अगर तुम लोग रोक सकते हो तो रोक लो। भागते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ भी लेते हैं और लिली को पकड़कर अपने साथ ले जाने की बातें करते हैं, जिसके बाद लिली उन लोगों से मना करती है, लेकिन वह लोग लिली के पीछे एक जोरदार मुक्का मारते हैं जिससे लिली बेहोश हो जाती है। फिर वह लोग लिली को कहीं लेकर जा रहे थे। रास्ते में जून देख लेती है और फिर वह लिली को बचाने का सोचती है। जून फाइनली लिली को पहचान जाती है और हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून के जाते समय यह दोनों बच्चे उसके गेट पर खड़े होकर ऐसे बोल रहे थे कि मम्मी प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन जून लोगों की बातें नहीं सुनती। अब देखते हैं हम सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है जहां पर जून लिली को साइड में बिठा देती है और फिर इन गुंडों से लड़ने के लिए अकेले आ जाती है। यह गुंडे झुंड कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जून को बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है, जैसे कोई धोबी अपने कपड़े सर्फ एक्सेल लगाकर धो रहा हो। अब इनकी धुलाई बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और जून अपना हाथ साफ कर लेती है, जिसके बाद यह गुंडे जून को धमकी देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जून उनको यही कहती है कि अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो हो सकता है तुम लोग मर भी जाओ, क्योंकि मैं अभी पुलिस को बुलाने वाली हूँ और तुम लोगों को उसके हवाले कर दूंगी। फिर लिली को उठाती है और वहां से लेकर चली जाती है। जूली वहीं पर आती है, अपने लोगों को गिरा हुआ देखती है तो उनके ऊपर ही उनको जोरदार और लात मारती है और कहने लग जाती है कि तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल में लिली को, जो कि आराम कर रही थी, और फिर जैसे ही उसे थोड़ा थोड़ा होश आने शुरू हो जाता है कि जून उसके सामने ही खड़ी होती है और फोन पर बात कर रही होती है। उसे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होता है, लेकिन लिली का होश आ जाता है तो वह जून को पहचान जाती है और वह उसे मॉम कहकर बुलाने लग जाती है। लेकिन हमारी जून नोटिस करके भी नोटिस नहीं करती, क्योंकि उसके देखते ही लिली दोबारा बेहोश हो जाती है। इसीलिए फिर वह बात करते करते हॉस्पिटल के बाहर निकल जाती है और फिर नर्स से कह देती है कि पेशेंट को कुछ तो अंदर जरूरत है, आप लोग जाकर देख लो और कुछ हो तो मुझे आराम से फोन कर देना। और वह नर्स बता देती है कि हमने पेशेंट के घर वालों को भी कांटेक्ट कर लिया है, वह लोग कभी भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब यह बातें लिली भी सुन लेती है क्योंकि उसे होश आ गया था और वह अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने मन में यही सोच रही होती है कि इस बात को मैं अपनी मॉम को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जून हॉस्पिटल से जा ही रही थी तभी वहां पर उसके बाजू से जूली क्रॉस होकर जाती है, लेकिन जून उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। जून को जूली बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान जाती है। वह कहने लग जाती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, इतने दिनों बाद भी ये इतनी ही जवान कैसे हो सकती है। अब तो मुझे इसकी पहचान चेक करवानी होगी कि यह सच में जून है या नहीं। लिली तब तक वार्ड चेंज कर लेती है और जिस वार्ड में जूली जाती है वह उसके आगे वाले बोर्ड में आ जाती है और फिर हॉस्पिटल से बाहर जाती है। इधर जूली जैसे ही अंदर जाती है और लिली के बिस्तर को चेक कर रही होती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है, और जैसे ही कंबल हटाती है उसे दिखता है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। अब वहां पर जूली के बॉडीगार्ड भी आते हैं और उसे बताना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर तो किसी ने जूली को देखा ही नहीं है भागते हुए। अब इधर हम देखते हैं जून को, जो कि चिंटू के कानों को पकड़कर मरोड़ रही होती और यही कह रही होती है कि तुम्हें तो सिर्फ पार्टनर नहीं चाहिए था, तो मुझे परेशान करने के लिए आए थे। ये सब कुछ मुझे समझ आ गया है। इन दोनों की बहस चल ही रही थी, तभी वहां पर बहस में एंट्री हो जाती है लिली की। वह आते ही चिंटू के ऊपर पानी फेंक देती है और फिर इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि लिली चिंटू से कहती है कि इतने सालों बाद भी तुम मेरी मॉम को परेशान करना नहीं बंद कर रहे हो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। अब जून और लिली एक दूसरे को पहचान जाते हैं और जून कहती भी है कि तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो, सुंदर और खूबसूरत हो गई हो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जिसके बाद लिली ने अपनी मॉम को गले लगा लिया और कहने लगी कि आप बिल्कुल 20 साल पहले जैसी ही हो, एकदम वैसे ही, इसलिए मैं आपको पहचान पाई। आप तो सबसे बेहतरीन मॉम हो।
चिंटू खुद को साफ करता है और कहने लगता है कि आओ साथ में बैठकर अब लंच कर लेते हैं। तभी जून लिली से पूछती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर क्यों नहीं आया, जिस पर लिली बताती है कि वह तो जूली से लड़ाई करने में व्यस्त है और वह जल्द ही तुम्हें देखने के लिए आ जाएगा। अब इन तीनों के बीच बातें चल रही होती हैं। वे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और चिंटू और लिली के बीच झगड़ा भी हो रहा होता है। फिर जब लिली कहती है कि यह तो हमारी दोनों की मॉम है, तो चिंटू साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये मेरी मॉम नहीं है, इसलिए गलतफहमी दूर रखो। जिस पर लिली कहती है चलो मान लेती हूँ तुम्हारी मॉम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम की तरह तो है। चिंटू कहता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, इसलिए बकवास मत करो। इसके बाद इन लोगों के बीच फालतू बहस शुरू हो जाती है। वे बहुत दिनों बाद मिले थे तो भाई बहन की तरह झगड़ना शुरू कर देते हैं। आखिरकार यह तय होता है कि जून लिली को बता देती है कि चिंटू अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है, क्योंकि वह बहुत दिनों से सिंगल है और उसे किसी से शादी करनी है। जिस पर ये दोनों फिर चिढ़ने लगे चिंटू पर, और अब हम देखते हैं कि चिंटू दिल्ली में जून को साथ छोड़ रहा होता है और बस यही कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि लिली की जो असली कंपनी है वह जूली ने अपने हाथ में कर ली है और वह अकेले 20 साल से चला रही है। तुम्हारे क्या बात कर रहे हो, मैंने 20 साल बहुत अच्छे तरीके से जिए हैं और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम लोग मेरी टेंशन मत लो, अपने लाइफ पे फोकस करो। इस लाइन पर भी चिंटू जून से थोड़ी फ्लर्टिंग कर देता है। फिर लिली कहती है कि मॉम, पहले आप शादी कर लो, उसके बाद ही किसी और की शादी कराएंगे। जिस पर जून कहने लगती है कि मुझे कोई मॉम डैड मुझे फोर्स नहीं कर सकते शादी करने के लिए, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगी। अब जून कहती है कि इस दुनिया में मैं शादी नहीं करूंगी। इसके बाद वे दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर मॉम किसे पसंद करती है। चिंटू उत्सुक हो जाता है और यही पूछना शुरू कर देता है लिली से कि क्या मैं सही नहीं दिखता, क्या मैं तुम्हारी मॉम के लिए सही नहीं हूँ। लिली उसके बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने मन में सोच रही होती है कि चिंटू शायद किसी और लड़की में रुचि रखता है, लिली में नहीं। फिर वह दोनों की शादी कराने के तरीके ढूंढने लगती है। हम देखते हैं कि जून उन्हें साथ में डिनर के लिए पूछती है, लेकिन जैसे ही चिंटू आगे आता है और कहता है मैं आपके साथ अकेले डिनर करूंगा, तभी लिली बीच में आकर कहती है कि सालों से मैंने आपके साथ डिनर नहीं किया, इसलिए तुम तो यहाँ से भाग जाओ चिंटू, मुझे उनके साथ जाना है। फिर दोनों भाई बहन के बीच फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और जो लोग उन्हें देख रहे होते हैं वे कहते हैं कितने लड़ाकू हो गए हैं, पर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इसके बाद जून कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें इन दोनों की शादी करवाकर ही मनाऊंगी। फिर हम देखते हैं जो कि चिंटू की कार की चाबी ले लेती है और वहां से निकल जाती है। चिंटू बहुत चढ़ जाता है। अब हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं इन तीनों को जो साथ आए थे, लेकिन चिंटू दूर खड़ा रहता है और लिली व जून एक दूसरे के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जैसे ही जून थोड़ी देर के लिए चली जाती है, चिंटू दौड़कर आकर टेबल पर बैठ जाता है और लिली को पैसे देकर कहता है कि इस टेबल से उठ जाओ, मेरी मर्जी है, और तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे अगर 2 मिलियन देकर ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हो तो यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जिस पर लिली उसे चेक फाड़ देती है। ये सारी चीजें जून दूर से खड़ी होकर देख रही थी और फिर वह बस यही सोच रही थी कि अगर यह उससे प्यार करता है तो फिर यह उसे ऐसे कैसे दे रहा है। ऐसा तो लड़कियों से बात करने की भी तमीज नहीं है, ऐसा तो नेकलेस देना चाहिए था। तभी चिंटू को बहुत गुस्सा आता है, वह लिली पर चिल्लाना शुरू कर देता है और जून को बीच में आना पड़ता है। जून उन लोगों से कहती है कि मुझे आपसे बात करने के लिए पैसे दिया जा रहा था। जिस पर जून कहती है कि क्यों ना हम तीनों साथ में बैठकर लंच कर लें। चिंटू जून के सामने बैठने की जिद करता है और वह लिली को साइड में बिठा देता है। ये तीनों साथ बैठ जाते हैं और फिर अच्छे खासे लंच करते हैं। यहाँ पर चिंटू अपनी प्लेट से कुछ लिली को देता है तो लिली वह चीज जून को दे देती है। ये सारी बातें चल रही थीं और आखिर में जून कहती है कि अब मेरा जाने का समय हो गया है। जिस पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, तो हमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जून उन्हें देखकर कहती है कि तुम लोग पागलों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तब लिली चिंटू से कहती है कि हाँ, तुम तो जा सकते हो, मैं अपनी मॉम के साथ बैठकर समय एंजॉय करूंगी। उसके बाद चिंटू गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और ये दोनों अकेले बैठकर टेबल पर मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और बातें करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं जोनी, जो कि अपने ऑफिस में होता है और एक मीटिंग में होता है जहां पर घोषित कर दिया जाता है कि यह कंपनी अब पूरी तरह जोनी के अंडर है और इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है। सारे लोग आनंदित होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। वहां पर जूली की एंट्री होती है और वह जॉनी से कहने लगती है
कि तुम्हें किसने कहा कि इस कंपनी को तुमने पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है। मैं यहाँ पर हूँ और मेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर मैं चाहूँ तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि इस कहानी की हीरोइन तो मैं हूँ। इसके बाद जॉनी कागज पत्तर लेता है और सारे लोगों को रूम से बाहर जाने के लिए कह देता है। फिर वह जूली से कहने लगता है कि जितनी अच्छी बातें तुमने अभी बोली हैं, वे सुनने से पहले मेरे कानों से खून आ जाना चाहिए था, और अगर नहीं आया तो मतलब तुम्हें मानसिक अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। तभी हम देखते हैं जूली जो कि जॉनी के हाथ से फाइल ले लेती है और उसमें के सारे पेपर्स फाड़ कर फेंक देती है और कहने लगती है कि तुम ये सब सिर्फ प्यार के लिए कर रहे हो, और जिसको तुम प्यार करते हो वह इस दुनिया में है ही नहीं। इस साल उसका सिस्टम रिपेयर होगा और सब कुछ मॉडिफाई हो जाएगा, और मैं तुम्हें अगर याद दिला दूं तो जिंदा मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जिस पर जॉनी कहने लगता है कि 20 साल हो गए, तुम बहुत ज्यादा पागल हो गई हो। मेरी मॉम अभी भी जिंदा है, वह कंफर्टेबल है और बहुत अच्छे से जी रही है। उससे जलन महसूस करना बंद करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके बीच बहुत ही कड़ा विवाद होता है और हमारी जूली यहाँ पर बहुत ज्यादा पागल हो जाती है। उसे बिजली के झटके आने लगते हैं, वह जोर जोर से चीखने लगती है। अचानक से यहाँ से लिली के पास से जून गायब हो जाती है और फिर लिली अपनी मॉम को ढूंढने लग जाती है। चिंटू वहाँ आ जाता है और लिली उसे सारी बातें बताती है कि उसकी मॉम यहाँ बैठी थी और अचानक से वह गायब हो गई। ये बातें वे लोग फोन करके जॉनी को बताते हैं और जॉनी कहते हैं, देखो तुम्हारी मॉम तो मर गई, मैंने तो पहले ही कहा था। तब जॉनी जूली के गले को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया था। जिस पर जूली बोलती है कि जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ मैं तुमसे छीन लूंगी और इस कहानी की स्टोरी ही मैं बदल दूंगी। तुम्हें हर चीज के लिए पनिश किया जाएगा, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। इसके बाद इनके बीच बहस होती है, लेकिन जूली पागलों की तरह बात कर रही होती है और किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर रही होती है। तब वहीं मिली भी फोन पर यह सारी बातें सुन रही होती है। अचानक जॉनी को भी इलेक्ट्रिक शॉक आता है, वह भी वहां पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वह बस यही कह रहा होता है कि भले इस दुनिया में न सही, अगले दुनिया में मैं अपनी मॉम और भाई को बचाकर ही रहूंगा, अपनी बहन को भी कुछ नहीं होने दूंगा। वह चिल्लाकर लिली से कहता है कि तुरंत जाकर मॉम को ढूंढना शुरू कर दो। अचानक से उस पर भी बिजली गिरती है और हमारी लिली भी वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उधर चिंटू उसे संभाल रहा था और इधर जूली खुद को संभाल लेती है। टाइम ट्रैवल करती है और जो पन्ने उसने फाड़ रखे थे उनको वह दोबारा से जोड़ लेती है, जिसके बाद वह उन पेपर्स को अपने हाथ में लेकर बस यही कह रही होती है कि इस दुनिया की हीरोइन मैं हूँ और सारी चीजों को सिर्फ मैं ही हैंडल करूंगी। सारे सिस्टम के एरर्स जो हैं उन्हें मैं ही फिक्स करूंगी और अब दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। ये सुनने के बाद चिंटू बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है कि आखिर यह क्या हुआ, और इधर हम देखते हैं जूली को जो कि जॉनी के हाथों में पैरों को रखती है और फिर उससे कहना शुरू कर देती है कि तुमने मेरी चीजें चुराई हैं, तुम्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें मन का प्यार तो कभी भी नहीं मिलेगा। अब इधर हम चिंटू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर अब क्या होने वाला है, और अगर यह सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो ये हीरोइन है कौन, और मेरी मॉम का या फिर जून का क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं जुलाई को, उसका सिस्टम भी वार्निंग देना शुरू कर देता है और उसको भी वहीं पर बिजली लगती है और फिर वहां पर वह भी बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहां पर जून आती है और फिर जुलाई को बहुत ज्यादा गालियां देना शुरू कर देती है। कहने लग जाती है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मेरे बेटे को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तभी जून आती है, जोनी को उठाती है और उससे कहने लग जाती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक अच्छी दुनिया में लेकर जाऊंगी, और फिर वह जोनी को लेकर चली जाती है। अब जूली उनके पीछे आने की जैसे ही कोशिश करती है, लेकिन वह आ नहीं पाती है क्योंकि वह टाइम ट्रैवल करके जॉनी को लेकर चली गई थी। इधर जूली खड़ी की खड़ी रह जाती है और बस यही सोच रही होती है कि उससे क्या गलती हो गई कि इतनी बड़ी सजाएं उसे मिल रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं जून को इधर टाइम ट्रैवल करके जॉनी को अपने साथ लिली और चिंटू के पास लेकर आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं और चिंटू जून से बहुत ही ज्यादा पजेसिव होकर पूछना शुरू कर देता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें हुआ क्या है। जिस पर जून कहती है कि पहले मैं अपने बेटे को देख लूं, पता नहीं किसने प्लॉट को चेंज कर दिया था इसलिए इतनी सारी दिक्कत आ रही है, वरना कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसके बाद चिंटू जून को गले लगा लेता है और कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता। ये चीज वह समझ नहीं पाती और फिर वह बोलती है कि चलो हमें इन्हें दोनों को लेकर फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये लोग जॉनी और लिली को लेकर हॉस्पिटल चल निकलते हैं।
इधर चिंटू जून का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा था, वह उसे खाना खिला रहा था और इधर हमारी हीरोइन को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में था कि आखिर वह इन लोगों के साथ क्या करेगी। चिंटू इधर कुछ ज्यादा ही केयर करना शुरू कर देता है जून के लिए, जो कि जून नोटिस करती तो है लेकिन वह बात बात पर इग्नोर करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं जून अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि कौन सा ऐसा दामाद होता है जो खुद के साथ कहीं शरारतें या शायरी खेलता है। इसके बाद चिंटू को तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन सामने से चिंटू उधर से कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। वह फटाफट से चला जाता है लिली के पास और उसके बालों को संवारना शुरू कर देता है और जून जैसे ही देखती है चिंटू को यह करते हुए, वह तुरंत उसके पास चली जाती है, उसका हाथ पकड़कर कहने लग जाती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, मेरी बेटी सो रही है, तुम उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। इसके बाद चिंटू कहना शुरू कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी बहन है। जिस पर जून कहती है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर तुमने उस दिन गाड़ी के दरवाजे के पास शो ऑफ क्यों किया था, रेस्टोरेंट के बाहर भी उसे देखने के लिए गए थे, ऐसा क्यों किया था तुमने। इसके बाद चिंटू कहना शुरू कर देता है, वह तो सिर्फ मैं इसके लिए कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसे उसी तरीके से देखता हूँ। तभी देखते हैं वहां पर एंट्री हो जाती है जॉनी की फियांसे की और वह आते ही उससे कहने लग जाती है कि तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो। जिस पर जॉनी को जैसे ही वह देखता है उसे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जॉनी ने उसको पहली बार उसकी फियांसे से मिलवाया था और उसकी फियांसे ने चिंटू के साथ ही उसको फंसाने की कोशिश की थी। जिसके बाद यह बात जैसे ही जॉनी के सामने आती है, चिंटू कहता है, यही सोचता है कि चिंटू उससे जलन महसूस करता है, वह इसलिए ऐसा कर रहा है। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में ही चिंटू जाकर उस औरत के हाथों को पकड़ लेता है और कहना लग जाता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों नहीं किया अभी तक। जिस पर जून तुरंत आती है और फिर चिंटू का हाथ दोबारा पकड़ लेती है और फिर उसे दोबारा दूर ले जाकर कहती है कि तुम अब मेरे बेटे की फियांसे पर नजर डाल रहे हो। जिस पर चिंटू कहना शुरू कर देता है कि इसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। जिसके बाद जून कहती है कि अच्छा, पहले तुमने लिली पर डोरे डाले, जब तुम्हें वह नहीं पसंद आई तो तुम तुरंत शिफ्ट हो गए जॉनी की फियांसे पर, यह कितनी ज्यादा गलत बात है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सच में इस औरत ने हमारे चिंटू को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर चिंटू रुक जाना ही सही समझदार था। बार बार जून को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जून समझने की कोशिश नहीं करती। यहाँ पर इन दोनों की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और फिर वैसे ही इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जून को समझाते रहता है चिंटू, लेकिन जून समझती नहीं है। तभी जालपुर बीच में आकर कहना शुरू कर देती है कि तुम लोग मेरे वजह से लड़ाई मत करो, जॉनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यह दोनों मान नहीं रहे थे। तभी हमारे जॉनी की आंखें खुल जाती हैं, वह उठ जाता है और फिर वही लोगों को बातें करता हुआ सुन लेता है और फिर तुरंत चिंटू पर नाराज हो जाता है। ये क्या करके, तुम तो मेरी बीवी को सुनाना चाहते हो, कितनी ज्यादा गलत बात है। अब यह भी उड़ जाता है और अब के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। जून उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन यह लोग नहीं रुकते। जिसके बाद चिंटू कहता है जून से कि तुम सच बताओ, मैंने तुम्हें बताया है कि नहीं, यह मुझे फंसाती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन इधर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। चिंटू तो हाथ नहीं उठाता लेकिन जॉनी हर बार जरूर उठा देता है। जिसके बाद जून लोगों को फाइनली शांत करवा देती है, यह कहकर कि मुझे तो लगा था तुम लिली से प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें एंटरटेन कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर चिंटू कहना शुरू कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मेरी छोटी बहन है और इनफैक्ट ये मेरी कार में छुपकर उसने मुझे होटल रूम की चाबी भी दी है, यह सब कुछ मेरे साथ हुआ है, इसलिए मेरे साथ एक रात बिताइए। जिसके बाद जॉनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहना शुरू कर देता है कि तुम मेरी फियांसे के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। जिसके बाद जून चिंटू को लेकर बाहर आ जाती है। इन लोगों के बीच में भी यहाँ पर झगड़ा हो जाता है और फिर जॉनी कहता है जून से बार बार कि वह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हारे जाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं वे लोग दोनों साथ नहीं रह सकते, मैं उन और उसके पीछे पीछे जून भी आ जाती है और फिर जून देखती है कि चिंटू। तब हम देखते हैं यहाँ पर इस लाल परी को, जो कि कमरे में बैठकर बहुत ही अच्छे तरीके से सज रही होती है, लेकिन इसके सजने का कोई तरीका अच्छा नहीं था क्योंकि ये बहुत बड़ी दिख रही थी। और फिर फाइनली इसका तो यहाँ पर खेल खत्म ही होने वाला होता है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों ये ऐसे कर रही होती है।
इसके बाद जून इन लोगों को देख लेती है और उसे फाइनली भरोसा हो जाता है कि चिंटू झूठ नहीं कह रहा था। अब वह जैसे ही लाल परी चिंटू को लेकर रूम में आ जाती है, रूम के अंदर कोई ऐसी केमिकल थी जिसके कारण हमारा चिंटू बेहोश होना शुरू हो जाता है और उसको नशा होना भी लग जाता है। अब हमारी जून को इस सच्चाई को सबके सामने लाना ही था। वह तुरंत फोन करती है, वीडियो कॉल पर जॉनी को सारी सच्चाई दिखा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लाल परी तो फालतू की बातें करना शुरू कर देती है कि ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, फलाना ढिकाना। लेकिन जॉनी समझ जाता है। जिसके बाद वह लाल परी जून से कहना शुरू कर देती है कि तुम मुझे समझाओ, तुम्हारी बात जरूर मानेगा। लेकिन जून उस लाल परी को बाहर भेज देती है और बाहर से कमरा बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं जॉनी वहां पर आता है। वह लाल परी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उसके बाद हम देखते हैं इधर अंदर चिंटू और जून एक साथ होते हैं और फिर चिंटू जून के साथ कुछ गलत चीजें करने की कोशिश करता है। जून कहना भी शुरू कर देती है कि मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ, मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा मत करो, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जिस पर चिंटू एक भी नहीं सुनता और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा कोई भी बायोलॉजिकल बेटा नहीं हूँ, न तुम्हारा खून से कोई रिश्तेदार हूँ, तो मैं क्यों नहीं सब कर सकता। जिस पर जून कहती है कि तुम्हें ड्रग्स से कंट्रोल किया जा रहा है, प्लीज अपने बस में रहो और ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करो। जिसके बाद जून उसको रोकने की कोशिश करती है, वह नहीं रुकता और फिर यह दोनों जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, अचानक से अंदर जॉनी आ जाता है, इन्हें लोगों को रोक लेता है और फिर चिंटू ड्रग्स की हालत में होता है, इसलिए उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चिंटू को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और फिर चिंटू यहां पर सबके सामने कॉन्फ्रेंस कर लेता है कि वह जून से प्यार करता है, क्योंकि उसको जून से बहुत ज्यादा प्यार है। जॉनी जून को जाने से रोकता है और कहना शुरू कर देता है कि नहीं, तुम मेरी मॉम को मुझसे नहीं छीन सकते। जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा लड़ाई करने लग जाते हैं। जून कहती है बंद करो और चलो नीचे बेसमेंट में हम लोग गाड़ी में बैठकर कहीं घूम कर आते हैं। जैसे ही जून हमारी नीचे बेसमेंट में जाती है, वहीं पर उसको जूली मिल जाती है, जो कि उस पर पहले तो बहस करती और फिर बाद में हमला करने की भी कोशिश करती है। जैसे ही जून इस चीज को नोटिस करती है, वह जूली को नीचे फेंक देती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड जी अच्छा लगता है। वह उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जमीन पर गिराती है और फिर जमीन पर बैठकर उसको और भी ज्यादा गालियां देती है और भी ज्यादा बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें बोलती है, जिससे कि जूली को फाइनली हो जाता है कि उसका इस दुनिया में भी आना सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद हम देखते हैं जूली को, जो कि यही कहने लग जाती है कि ये स्टोरी मेरे पास रहनी चाहिए थी, लेकिन इसकी मेन कैरेक्टर तुम कैसे बन गए। जिस पर जूली के ऊपर दया खाकर जून उसे उठाती है और कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों बराबर ही हैं, और फिर ये कहकर वहां से जा रही होती है। तभी अचानक से जूली के हाथों में पता नहीं कहां से चाकू पर कट हो जाता है। वह भागते हुए जून पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में अचानक से प्रकट हो जाता है हमारा चिंटू और उसको जाकर चाकू लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद जून तो इधर चिंटू को देख रही होती है और इधर हम देखते हैं जॉनी भी और लिली भी वहां पर आ जाते हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए। और तभी अचानक से कहानी से ये औरत गायब हो जाती है, जैसे कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इधर चिंटू को बहुत ज्यादा चोट लग गया था और चिंटू इधर प्रपोज कर देता है हमारी जून को और कहने लग जाता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर जून कहने लग जाती है कि मुझे तो लगता था कि तुम लिली को पसंद करते हो। जिस पर चिंटू कहना शुरू करता है कि मैंने हमेशा से तुम्हें पसंद किया। आगे हम देखते हैं जॉनी को, जो कि उससे लड़ना शुरू कर देता है कि तुम मेरी मॉम को छीनना चाहते हो, ये और वह तो मेरे स्टेप फादर बनना चाहते हो। अब लिली भी यहाँ पर अपने भाई की साइड होती है। जून उन लोगों को रोकती है और कहने लग जाती है कि उसने मुझसे कहा है कि वह मुझे पसंद करता है, क्या यह बात सच है। जिस पर जून कहती है कि इस कहानी का मेन लीड और फीमेल लीड तो गायब हो ही गया है, तो हो सकता है कि यही सही होगा। अब इसके बाद अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में कोई पसंद करता है तो वह सिर्फ मैं हूँ। तभी देखते हैं वहां पर जून को धक्का लग जाता है और वह तुरंत चिंटू के गालों को किस कर लेती है और फिर जून चिंटू को पसंद करने लग जाती है। अब काफी दिनों बाद का सीन में दिखाया जाता है, जहां पर यह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जून अपने बाल बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नहीं मिलते, क्योंकि वह लोग जून से बहुत ही ज्यादा नाराज होने की एक्टिंग कर रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं यह तो शादी करके एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और जॉनी और लिली दोबारा चिंटू को परेशान करना नहीं बंद करते
और इधर जैसे ही चिंटू गेट खोलने की कोशिश करता है तो इधर से जॉनी आता है। वह अपनी मॉम को भगाकर ले जाता है, लेकिन चिंटू रोक लेता है और कहने लग जाता है कि आज तो मुझसे शादी करके ही मानूंगा तुम लोग, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब इन दोनों के बीच में दोबारा के लिए कुछ एविडेंस जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहां पर जॉनी अपने साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। वह सेब खा रहा था। तभी उसकी फियांसे उसके बगल में आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं। और फिर तुरंत जॉनी उसे सेब दे देता है और कहने लग जाता है कि मैंने अपनी मॉम को अभी अभी ढूंढा है, तो हमें शादी करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। जिसके बाद वह औरत जॉनी को फंसाने की कोशिश करती है और फिर हॉस्पिटल में ही ये दोनों शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक से अंदर चिंटू और जून आ जाते हैं और फिर हमारा जॉनी शर्मा जाता है और फिर जून उसके पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि वह भी कमरे से बाहर निकल गया था। इधर अकेले दोबारा वह लाल परी और चिंटू बच जाते हैं। वह लाल परी जाते जाते चिंटू के हाथ में दोबारा से रूम का कार्ड दे देती है, जिसके बाद जून चिन्नटू से कहती है कि फालतू बातें करना बंद करो, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर तुम पसंद करते हो तो कह दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। जिस पर चिंटू गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं चिंटू को, जो कि अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सिर्फ यही प्रॉमिस करता है कि जब तक मेरे पास सबूत नहीं आएगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। अब हम देखते हैं इसको, ये पहुंच जाता है होटल रूम में, जहां पर वह उस कमरे के कार्ड को ढूंढ रहा होता है